दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब रात के 12 बजते हैं तो हवा का चलना भी अलग हो जाता है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान की अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। और कभी कभी इसी सन्नाटे में कोई ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर उतर जाएगी। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले कमरे में बैठने से भी डरने लगे, क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, अगर आप रात में अकेले सोने से डरते हैं, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो मेरी सलाह है अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद को बहादुर समझते हैं, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत, आत्माएं और काली परछाइयां सच में होती हैं या नहीं, तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी के आखिरी हिस्से में जो ट्विस्ट है वो आपको अंदर तक हिला देगा। रात के 3:03 हो रहे थे। समय का वो पहर जिसे शैतानी पहर कहा जाता है। बाहर तूफान अपने पूरे उफान पर था। खिदकी के शीशों से टकराती हवा की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई हजारों नाखून शीशे पर रगड़ रहा हो। कमरे में गहरा अंधेरा था। सिर्फ खिदकी से कभी कभी चमकने वाली बिजली की रोशनी कमरे के कोनों में छिपी परछाइयों को जिंदा कर देती थी। आर्यन अपनी रजाई में दुबका हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कमरे के उस कोने में अलमारी के ऊपर कोई बैठा है, कोई जो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा है। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़ाधड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। आर्यन के फोन की नोटिफिकेशन लाइट जली। अंधेरे में वो नीली रोशनी किसी की आंख जैसी चमक रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। उसने नाम पढ़ा और उसका खून जम गया। स्क्रीन पर लिखा था, सुमित। आर्यन का वो दोस्त जिसका अंतिम संस्कार आर्यन 2 दिन पहले करके आया था। आर्यन का गला सूख गया। उसने सोचा, शायद किसी ने सुमित का नंबर चालू कर लिया होगा या फोन चोरी हो गया होगा। उसने हिम्मत करके मैसेज खोला। पहला मैसेज था, भाई, तूने मुझे श्मशान में अकेला क्यों छोड़ दिया? यहां बहुत ठंड है। आर्यन के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। सुमित का एक्सीडेंट जिस जगह हुआ था वो बातें सिर्फ आर्यन जानता था। तभी लिखा हुआ आया। आर्यन की सांसें अटक गईं। दूसरा मैसेज आया, मैं वापस आ गया हूं आर्यन, तेरे घर के बाहर खड़ रहा हूं, दरवाजा खोल। आर्यन ने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। उसी पल नीचे वाले मेन गेट पर जोर से किसी ने धक्का मारा। पूरा घर हिल गया। फिर सन्नाटा। फिर से आर्यन रजाई के अंदर घुस गया। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। तभी फोन फिर से बजा। तीसरा मैसेज, तू दरवाजा नहीं खोल रहा? कोई बात नहीं, मुझे याद आया तेरी रसोई की खिड़की की कुंडी खराब है। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रसोई की खिड़की सच में खराब थी और यह बात सिर्फ सुमित जानता था। तभी नीचे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। कोई अंदर आ चुका था। अब आवाजें सीढ़ियों पर आ रही थीं। गीले पैरों की आवाज, जैसे कोई कीचदाच और खून में सना हुआ ऊपर चढ़ रहा हो। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो रजाई के अंदर और से कूद गया। सीढ़ियों की आवाज रुकी और अब उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से सांस लेने की आवाज आने लगी। एक भारी खरखराती हुई सांस। आर्यन न चाहते हुए भी फोन की स्क्रीन को देखने लगा, जो रजाई के अंदर उसके पास ही था। सुमित का मैसेज था, मैं कमरे में आ गया हूं आर्यन, तू कहां छुपा है? आर्यन ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा अगर वो नहीं हिलेगा तो शायद वो बच जाएगा। कमरे में सन्नाटा था। न कोई कदमों की आहट, न कोई सांस। शायद वो चला गया। आर्यन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद यह कोई बुरा सपना है। उसने समय देखने के लिए फोन की स्क्रीन ऑन की। तभी एक और मैसेज आया। इस बार कोई टेक्स्ट नहीं था, एक फोटो थी। आर्यन ने फोटो डाउनलोड की। जैसे ही फोटो खुली, आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। वो फोटो अभी की थी, उसी पल की।
फोटो में आर्यन रजाई ओढ़े लेटा हुआ था, लेकिन फोटो रजाई के अंदर से ली गई थी। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, मिल गया, अब पीछे मुड़ कर देख। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे रजाई के अंदर ही कोई और भी लेटा है, जिसकी ठंडी उंगलियां अब आर्यन की गर्दन को छू रही थीं। उस रात के बाद आर्यन के फोन से कोई मैसेज नहीं गया। 2 दिन बीत चुके थे। आर्यन के घर से सड़े हुए मांस की एक अजीब और भयंकर बदबू आ रही थी। पर बेहोशियों की शिकायत पर पुलिस ने मेन गेट तोड़ा। इंस्पेक्टर कबीर ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर बोर रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। बाहर मई की गर्मी थी, लेकिन घर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई फ्रीजर चल रहा हो। आर्यन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दो इसे, कबीर ने हवलदार से कहा। एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। आर्यन अपनी रजाई के अंदर नहीं था। वो छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था, लेकिन रस्सी से नहीं। उसका शरीर अपनी ही आंतों से पंखे पर बंधा हुआ था। उसका पेट चीरा हुआ था और चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठों पर एक कटी हुई मुस्कान थी, जैसे मरने से पहले उसने कोई बहुत मजेदार चीज देखी हो। फर्श पर उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। इंस्पेक्टर कबीर ने दस्ताने पहनकर फोन उठाया। फोन की बैटरी 1% थी, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप खुला हुआ था। कबीर ने वो चैट पर ही जो आर्यन और सुमित के बीच हुई थी। उसने वो आखिरी फोटो देखी जो रजाई के अंदर से ली गई थी। कबीर एक सख्त पुलिस वाला था, लेकिन उस फोटो को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। फोटो में रजाई के अंदर सिर्फ आर्यन नहीं था, उसके पीछे एक जला हुआ काला चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जिसके होंठ नहीं थे। तभी कबीर के हाथ में पकड़े आर्यन के फोन पर ऑनलाइन का स्टेटस शो हुआ। सुमित का स्टेटस। ऑनलाइन कबीर हैरान था। सुमित मर चुका है, आर्यन मर चुका है, तो फोन कौन चला रहा है? तभी आर्यन के फोन पर एक नया मैसेज आया। इंस्पेक्टर, आप भी आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कबीर ने तुरंत इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ वो और उसकी टीम थी। उसने टाइप करने की कोशिश की, लेकिन कीपैड जाम हो गया। तभी एक और मैसेज आया। आर्यन बहुत रो रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसकी जुबान काट दी। क्या आप देखना चाहोगे? इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, फोन की गैलरी अपने आप खुल गई। एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में अंधेरा था, फिर एक माचिस की तीली जली। रोशनी में आर्यन का चेहरा दिखा। वो जिंदा था, लेकिन बंधा हुआ था। कैमरे के पीछे से सुमित की आवाज आई, बोलो आर्यन, पुलिस को हाय बोलो। आर्यन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मुंह धागे से सिला हुआ था। वीडियो में कैमरा घुमा और सीधा कबीर के चेहरे पर जूम हुआ, लेकिन यह रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह लाइव वीडियो कॉल थी। कबीर ने झटके से फोन फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। स्क्रीन पर वीडियो अभी भी चल रहा था। वीडियो में कबीर ने देखा कि जहां वो खड़ी दीदा है, ठीक उसके पीछे अलमारी के ऊपर कोई बैठा है। एक दुबला पतला जले हुए शरीर वाला इंसान, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो उल्टा लटका हुआ कबीर को ही देख रहा था। कबीर ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। अलमारी के ऊपर कुछ नहीं था, खाली थी। कबीर ने राहत की सांस ली। शायद वहम था, उसने सोचा। वो मुद्दा और कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी जेब में रखा उसका अपना पर्सनल फोन बजा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन टोन। कबीर ने अपना फोन निकाला। एक नए नंबर से मैसेज था। प्रोफाइल फोटो में आर्यन की लाश की तस्वीर थी। मैसेज था, पीछे मत देखो कबीर साहब, मैं अलमारी पर नहीं था, मैं अब आपकी पीठ पर चढ़ा हुआ हूं। उसी पल कबीर को महसूस हुआ कि उसके कंधों पर अचानक बहुत भारी बोझ आ गया है, जैसे कोई उसकी पीठ पर लटक गया हो। उसके कान के ठीक पास एक ठंडी और सड़ी हुई बदबूदार सांस ने फुसफुसाया, घर चलें? रात के 3 बजे के बाद अगर आपका फोन अपने आप जल उठे और स्क्रीन पर उस इंसान का नाम दिखे जो मर चुका है, तो याद रखना, वो मैसेज गलती से नहीं आया। कुछ आत्माएं कब्र में नहीं सोती, वो इंतजार करती हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। आप देख रहे हैं रोशान हॉरर स्टोरी, और यहाँ डर सिर्फ शुरू होता है। अगर आपको डर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है।
क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब आप कमरे में अकेले होते हैं तो कोई और भी है जो आपको कोने से देख रहा है? आपकी गर्दन पर वो ठंडी सांस, वो पायल की हल्की सी आहट जिसे आप वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। अक्सर वही वहम हकीकत बन जाता है। स्वागत है आपका अपना रोशन हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, एक चेतावनी है। अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और याद रखिए, दरवाजा अंदर से बंद है, पर क्या वो भी अंदर ही है? चलिए शुरू करते हैं। अमावस की रात थी। आसमान में तारे नहीं थे, सिर्फ काले बादलों का एक घना कफन फैला हुआ था। पुरानी जीप के टायरों ने कच्ची सड़क पर की आवाज की और एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। धत्त तेरी की, इसे भी अभी खराब होना था। ड्राइवर, जिसका नाम लखन था, ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने पहले ही कहा था, रक्तवन के इलाके में रात को गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। विक्रम ने सिगरेट जलाई और हंसा। लखन, तुम पहाड़ी लोग भी ना हर परछाई में भूत देखते हो। बोनट खोलो, मैं देखता हूं। लखन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम गाड़ी से नीचे उतर गया। बाहर का तापमान जमा देने वाला था। जंगल इतना घना था कि टार्च की रोशनी भी कुछ ही मीटर तक जा पा रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी आंधी जैसी लग रही थी। तभी हवा का रुख बदला। सड़े हुए पत्तों की गंध के बीच अचानक रात की रानी के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आई। इतनी तेज खुशबू जैसे किसी ने इत्र की पूरी शीशी हवा में उड़ेल दी हो। साहब, गाड़ी छोड़िए, अंदर बैठिए। लखन की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ तुझे? विक्रम ने बोनट बंद किया। खुशबू? क्या आपको वो खुशबू नहीं आ रही? विक्रम ने गहरी सांस ली। खुशबू वाकई नशीली थी, ऐसी खुशबू जो किसी को अपनी ओर खींच ले। हाँ, शायद पास में कोई फूलों का बगीचा होगा। इस जंगल में कोई फूल नहीं खिलते साहब। लखन ने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और गले में पहन लिया। यह यक्षिणी का संकेत है, वो आ रही है। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगल की गहराइयों से एक आवाज आई। यह आवाज पायल की थी, लेकिन यह साधारण पायल नहीं थी। यह आवाज भारी थी, जैसे पीतल के घुंघरू किसी बहुत पुराने वाद्य यंत्र पर बज रहे हों। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। विक्रम का तर्कशील दिमाग उसे कह रहा था कि यह कोई गांव की औरत होगी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। रात के 2 बजे इस घनघोर जंगल में मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। तो यह कौन है? लखन ने जीप का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और हनुमान चालीसा का पाठ बुदबुदाने लगा। विक्रम बाहर खद्दा था, मंत्र मुग्ध सा। उसे उस अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। पेड़ों के झुरमुट के बीच लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर एक शाखा पर कोई बैठा था। एक औरत। उसकी सादी चांदनी की तरह सफेद थी, जो हवा न होने के बावजूद लहरा रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि वे पेड़ की जड़ों की तरह जमीन को छू रहे थे। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ ढी। वह इतनी खूबसूरत थी कि विक्रम की पलकें झपकना भूल गईं। संगमरमर सा तराशा हुआ चेहरा, बड्ढी बड्ढी हिरनी जैसी आंखें और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, अथाह सागर जैसी काली। उसने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां सामान्य से थोड़ी ज्यादा लंबी थीं और नाखून जानवरों की तरह नुकीले। विक्रम, उसने पुकारा। उसकी आवाज कानों से नहीं, सीधे विक्रम के दिमाग में गूंजी। वह शहद जैसी मीठी थी, लेकिन उसमें मौत की ठंडक थी। तुम आ गए? मैं सदियों से सिर्फ तुम्हारे लिए यहां बैठी हूं। विक्रम का शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वह न भाग सकता था, न बोल सकता था। वह औरत पेड्डा से कूदी नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए नीचे उतरी। उसके पैर जमीन से इंच भर ऊपर थे। जैसे ही वह विक्रम के करीब आई, वह मनमोहक खुशबू सड़े हुए मांस की बदबू में बदलने लगी। विक्रम ने देखा कि उसका बायां पैर उल्टा था। साहब, भागो! लखन ने जीप का हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज ने विक्रम का सम्मोहन तोड़ा दिया। वह झटके से पलटा और जीप का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई।
कहां जा रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। विक्रम ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। वह खुला और वह अंदर गिर पड़ा। लखन, भगा गाड़ी, भगा! लखन ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार गरजा और चालू हो गया। जीप ने रफ्तार पकड़ दी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत जीप के पीछे नहीं दौड़ ढट रही थी। वह वहीं खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। और जैसे जैसे जीप दूर जा रही थी, उसका शरीर बद्धा होता जा रहा था। इतना बद्धा कि अब वह पेड़ के बराबर लग रही थी। जीप रफ्तार से जंगल चीरती हुई भागी, लेकिन विक्रम जानता था कि वह बचकर नहीं आया है। उसने उसे बुला लिया था और यक्षिणी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ना थी। वे हवेली पहुंचे जहां उन्हें रुकना था। पुराना चौकीदार रामदीन गेट पर लालटेन लेकर खड़ा था। जीप को बदहवास हालत में देख वह समझ गया। उसने विक्रम की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, हवेली के अंदर आप सुरक्षित हैं साहब, लेकिन एक नियम याद रखिएगा। अगर रात को कोई आपके नाम से पुकारे, चाहे वो आपकी मां की आवाज ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। विक्रम अपने कमरे में गया। वह पसीने से लथपथ था। उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर गिर गया। तभी खिड़की के कांच पर एक नाखून रगड़ने की आवाज आई और फिर वही आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, विक्रम, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो ना। यह रहा कहानी का दूसरा अध्याय। कहानी का रहस्य गहराता जा रहा है और डर अब हवेली की दीवारों के भीतर आ चुका है। खिड़की के शीशे पर उस नाखून के रगड़ने की आवाज विक्रम के दिमाग की नसों को काट रही थी। बाहर खड़ी उस चीज की परछाई कांच के पार साफ दिख रही थी। एक धुंधली काली आकृति जिसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। विक्रम, खोलो ना, बहुत अंधेरा है बाहर। आवाज अब बदल चुकी थी। यह अब किसी डरावनी औरत की नहीं, बल्कि एक रोती हुई बच्ची की आवाज लग रही थी। यह यक्षिणी का सबसे खतरनाक हथियार था, छलावा। विक्रम ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कमरे के सबसे दूर कोने में दुबक गया। वह जानता था कि अगर उसने पर्दा हटाया या कांच की तरफ देखा तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। समय जैसे थम गया था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। काफी देर बाद खिड़की पर खरोंच की आवाज बंद हुई, लेकिन फिर एक और आवाज आई छत के ऊपर से, जैसे कोई भारी चीज छत पर चल रही हो, ठीक उसके सिर के ऊपर। कदमों की आवाज कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी, जैसे कोई उसे ऊपर से सूंघ रहा हो। डर के मारे विक्रम की चेतना जवाब दे गई और वह कब बेहोश होकर फर्श पर गिर पटटा, उसे पता ही नहीं चला। जब विक्रम की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट ने रात के सन्नाटे को तोड़ा दिया था। विक्रम हड्डबड्डा कर उठा। उसका सिर भारी था। क्या वह सब सपना था? उसने सोचा। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। सुबह की रोशनी में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसका खून जम गया। खिड़की के बाहरी शीशे पर धूल की परत पर हाथों के निशान थे। वे इंसान के हाथ के निशान नहीं थे। वे बहुत पतले और लंबे थे और उनमें सिर्फ 3 उंगलियां थीं। विक्रम ने तुरंत अपना सामान पैक करने का फैसला किया। भाड़ में गई यह शांति, मैं अभी वापस दिल्ली जा रहा हूं, वह बुदबुदाया। वह कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया। हवेली दिन की रोशनी में भी उदास लग रही थी। ऊंची छतें, दीवारों पर लटकी पुरानी तलवारें और हर कोने में जाले। रामदीन चौकीदार हॉल में झाड़ू लगा रहा था। विक्रम को देखते ही वह रुक गया। रात ठीक से गुजरी साहब? रामदीन की आवाज में एक अजीब सा व्यंग्य था। रामदीन, मुझे यहां नहीं रुकना। लखन कहां है? उसे बुलाओ, हम अभी निकल रहे हैं, विक्रम ने गुस्से और घबराहट में कहा। रामदीन ने अपनी बूढ़ी ढंसी हुई आंखों से विक्रम को देखा। लखन तो सुबह ही चला गया साहब, गाड़ी लेकर। कह रहा था कि इस जगह की मिट्टी उसे काट रही है। क्या? मुझे छोड़कर चला गया? विक्रम चिल्लाया। यहां से जाने वाली बस शाम को 5 बजे मुख्य सड़क पर आती है, जो यहां से 10 किलोमीटर दूर है। आपको पैदल जाना होगा, रामदीन ने शांत भाव से कहा। लेकिन मेरी मानिए तो आज मत जाइए। आज अमावस का दूसरा दिन है। जंगल का रास्ता आज भी भारी है।
विक्रम हताश होकर सोफे पर बैठ गया। उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। वह यहां फंस चुका था। समय काटने के लिए उसने हवेली का मुआयना करना शुरू किया। वह एक लंबे गलियारे में पहुंचा जहां दीवारों पर बढ़ी बढ़ी तस्वीरें टंगी थीं। ये विक्रम के पूर्वजों की तस्वीरें थीं। धूल भरी उन तस्वीरों में राजाओं जैसे कपड़े पहने लोग गंभीर मुद्रा में खड़े थे। गलियारे के अंत में एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिस पर एक मखमली पर्दा पद्धा था। न जाने क्यों उस पर्दे को देखकर विक्रम को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके हाथ अपने आप उस पर्दे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उसने पर्दा खींचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में एक आदमी शाही कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा हूबहू विक्रम जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही जब्दा। अगर कपड़े अलग न होते तो वह विक्रम का ही प्रतिबिंब लगता। लेकिन विक्रम का ध्यान उस आदमी पर नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखकर खद्दी औरत पर गया। वह वही थी, वही सफेद साधी, वही शीशे जैसी पथरीली सुंदरता, और वही काली बिना पुतलियों वाली आंखें जो तस्वीर में होने के बावजूद सीधे विक्रम को घूर रही थीं। तस्वीर के नीचे पीतल की प्लेट पर लिखा था, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और उनकी अर्धांगिनी। नाम खुरच कर मिटा दिया गया था। 1924। मेरे परदादा, विक्रम ने कांपते हुए कहा। और वो यक्षिणी है। पीछे से रामदीन की आवाज आई। विक्रम उछल पड़ा। रामदीन अब विक्रम के बिल्कुल पास खड़ा था। ठाकुर रुद्र प्रताप, आपके परदादा बहुत लालची आदमी थे साहब। उन्होंने अपनी जागीर और दौलत बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। उन्होंने रक्तवन की यक्षिणी को सिद्ध किया था। सिद्ध किया था? मतलब उससे सौदा किया था। रामदीन ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। यक्षिणी ने उन्हें अपार दौलत दी। बदले में उसने उनका प्यार मांगा। रुद्र प्रताप ने वादा किया कि वो ताउम्र सिर्फ उसी के रहेंगे। लेकिन रामदीन रुका। उसकी आवाज भारी हो गई। इंसान की फितरत धोखा देना है। ठाकुर ने दौलत मिलने के बाद शहर की एक औरत से शादी कर ली। यक्षिणी को जब यह पता चला तो उसने ठाकुर को नहीं मारा। उसने कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हारी पीढ़ियों को तोड़ूंगी। विक्रम के माथे पर पसीना बहने लगा। तो वो मुझे क्यों चाहती है? रामदीन ने विक्रम की आंखों में देखा। क्योंकि आप रुद्र प्रताप की परछाई हैं। आपका चेहरा, आपका कद, आपकी आवाज सब उनसे मिलती है। यक्षिणी को लगता है कि रुद्र प्रताप वापस आ गया है, या शायद वह अपना अधूरा सुहाग पूरा करना चाहती है। तभी हवेली के किसी अंदरूनी कमरे से दिन के उजाले में भी घुंघरुओं की आवाज आई। रामदीन ने विक्रम का हाथ पकड़ दैच लिया। उसकी पकड़ दैच लोहे जैसी सख्त थी। साहब, एक बात याद रखना, यह हवेली पत्थरों से नहीं बनी है। ये एक पिंजरा है और आप इसमें कैद हो चुके हैं। वह रात को फिर आएगी और इस बार वह खिड़की के बाहर नहीं रुकेगी। दोपहर ढलते ही हवेली का माहौल फिर से बदलने लगा। सूरज की रोशनी नारंगी से गहरी लाल और फिर सलेटी हो गई। हवा में फिर से वही रात की रानी की खुशबू फैलने लगी। विक्रम अपने कमरे में वापस आया। वह हर हाल में सुबह होने का इंतजार करना चाहता था ताकि जंगल के रास्ते भाग सके। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी को 2 बार चेक किया। वह बिस्तर पर बैठने ही वाला था कि उसकी नजर अपने तकिए पर पड़ गई। वहां उसके सिरहाने कुछ रखा था। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तकिए पर एक चांदी की पुरानी पायल रखी थी। पायल बिल्कुल साफ और चमक रही थी, लेकिन उसके नीचे बिस्तर की सफेद चादर पर गीले खून के धब्बे थे। खून अभी ताजा था, इसका मतलब साफ था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन वह कमरे के अंदर आ चुकी थी, या शायद वह कमरे में पहले से ही मौजूद थी। तभी विक्रम के कान के ठीक पीछे किसी ने ठंडी सांस छोड़ दी। गर्दन के बालों को सहलाते हुए एक मखमली आवाज आई, विक्रम, मेरी पायल पहना दो ना। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के कोने में रखे आदमकद आईने में विक्रम का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। आईने में विक्रम की जगह वह खद्दी थी और वह आईने के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल रही थी। आईने से बाहर निकलता वह हाथ अब विक्रम की गर्दन तक पहुंच चुका था। उंगलियां बर्फीली ठंडी थीं, लेकिन उनकी पकड़ डाटी तेज, लोहे जैसी सख्त। विक्रम को लगा जैसे उसकी सांसें घुट रही हैं।
आईने के अंदर यक्षिणी का चेहरा अब और स्पष्ट हो गया था। वह मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि एक भूखी दरिंदगी के साथ उसे घूर रही थी। आओ विक्रम, मेरे पास आओ। मरता क्या ना करता, विक्रम ने पास ही पड्ढे पीतल के भारी गुलदस्ते को उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। कांच के हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वह हाथ गायब हो चुका था, आईना टूट चुका था, लेकिन कांच के हर एक टुकड़े में अब भी विक्रम का नहीं, बल्कि यक्षिणी का ही अक्स दिखाई दे रहा था। हजारों छोटी छोटी यक्षिणियां उसे टूटे कांच से घूर रही थीं। विक्रम चीखा और कमरे से बाहर भागा। वह गलियारे में पागलों की तरह दौड़ा। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक भूतिया साया नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली मायाजाल है। भागते भागते विक्रम हवेली के उस हिस्से में पहुंचा जहां धूल की परतें सबसे ज्यादा थीं। यह हवेली का पुराना हिस्सा था। उसके दिमाग में रामदीन की बात गूंज रही थी। रुद्र प्रताप ने उसे सिद्ध किया था। अगर रुद्र प्रताप ने उसे बुलाया था तो उसे भेजने का तरीका भी उसी के पास होगा। विक्रम ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। यह स्टडी रूम था। कमरे में पुरानी किताबों की गंध थी। दीवारों पर दीमक लगी अलमारियां थीं। विक्रम पागलों की तरह दराज खोजने लगा। मेज की सबसे निचली दराज में उसे एक लाल कपधरे में लिपटी हुई किताब मिली। ये एक डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ जा चुके थे और स्याही जगह जगह फैली हुई थी। कांपते हाथों से विक्रम ने डायरी खोली। पहली ही लाइन पढ़कर उसका गला सूख गया। आज मैंने अपनी मौत से सौदा किया है। तारीख 14 अक्टूबर 1924। विक्रम पन्ने पलटता गया। उसे वह पन्ना मिला जहां यक्षिणी का जिक्र था। वह आ गई है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता एक भ्रम है। वह इंसानी खून नहीं मांगती, वह एहसास मांगती है। वह मुझे छूना चाहती है, लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा था जिस दिन वह शारीरिक रूप से इस दुनिया में आ गई, उस दिन वंश का नाश तय है। मैंने उसे इस हवेली के दर्पणों में कैद कर दिया है, लेकिन मुझे डर है मेरी आने वाली पीढ़ियों में से कोई उसे मुक्त कर देगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनजाने में उसे बुला लिया था। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां एक उपाय लिखा था। अगर वह जाग जाए तो उसे वापस भेजने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसका बंधन, वो पायल जो मैंने उसे दी थी, उस पायल को श्मशान की आग में गलाना होगा। जब तक पायल है तब तक यक्षिणी का वजूद है। पायल! विक्रम चिल्लाया। वही पायल जो मेरे तकिए पर थी। वह वापस अपने कमरे की तरफ भागने ही वाला था कि कमरे के अंधेरे कोने से एक आवाज आई। ढूंढ लिया राज? विक्रम ने मुद्द कर देखा। वहां रामदीन खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो सुबह दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामदीन, देखो, मुझे रास्ता मिल गया। हमें उस पायल को जलाना होगा, विक्रम ने डायरी दिखाते हुए कहा। रामदीन हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। जलाना होगा? नहीं छोटे सरकार, उसे जलाना नहीं, उसे पहनाना होगा। विक्रम ठिठक गया। क्या कह रहे हो तुम? रामदीन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आपको क्या लगा साहब, मैं यहां सिर्फ चौकीदारी करता हूं? मैं पिछले 40 साल से उसकी सेवा कर रहा हूं। रुद्र प्रताप ने उसे कैद किया था, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ा था। यक्षिणी को अपना सुहाग चाहिए, और आप ही तो हैं वो सुहाग। तुम पागल हो गए हो। विक्रम पीछे हटा। पागल नहीं, वफादार हूं। रामदीन ने अपनी जेब से वही चांदी की पायल निकाली। ये पायल आपके तकिए पर मैंने ही रखी थी ताकि आप उसे छू लें, और आपने छू लिया। अब आपका और उसका रिश्ता जुड़ चुका है। रामदीन ने एक बद्धा सा चाकू निकाला। अब बस एक रस्म बाकी है। आपके खून से उसका तिलक होगा और फिर वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, और मुझे इस नर्क से मुक्ति मिल जाएगी। विक्रम समझ गया कि रामदीन भी यक्षिणी के वश में है। वह एक कठपुतली बन चुका था। रामदीन झपटा। विक्रम ने बचाव में डायरी उसके मुंह पर मारी और उसे धक्का दिया। रामदीन पुराना और कमजोर था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। विक्रम मौका देखकर वहां से भागा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरे हॉल की बत्तियां बुझ गईं। अब सिर्फ बिजली का डकने की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। और फिर
सीढ़ियों के ऊपर से वह उतरती हुई दिखाई दी। इस बार वह कोई साया नहीं थी, वह पूरी तरह ठोस शरीर में थी, लाल साधी, खुले बाल जो घुटनों तक आ रहे थे, और उसके पैरों में सिर्फ एक पायल थी। दूसरे पैर की पायल रामदीन के हाथ में थी। वह हवा में नहीं तैर रही थी, वह चल रही थी, और उसके हर कदम के साथ हवेली कांप रही थी। उसके चेहरे पर अब सुंदरता नहीं थी, उसकी त्वचा पीली पटी डीडीएच चुकी थी, और मुंह इतना चौड़ा था जैसे वह अब भी विक्रम को निगल लेगी। विक्रम, उसने अपना हाथ बढ़ाया। रामदीन को जाने दो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। विक्रम पीछे खिसका और दीवार से जा लगा। उसका कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसे डायरी की एक और बात याद आई। यक्षिणी लोहे से डरती है, अगर वह लोहे पवित्र हो। विक्रम की नजर दीवार पर टंगी पुरानी तलवारों पर गई। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये राजपूतों की तलवारें थीं। उसने दीवार से एक भारी तलवार खींची। यक्षिणी उसे देखकर जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि हॉल का झूमर हिलने लगा। तुम मुझे लोहे से मारोगे? मैं अमर हूं मूर्ख। मारूंगा नहीं। विक्रम ने तलवार की नोक अपनी हथेली पर रखी और जोर से दबा दी। खून की धार बह निकली। तेरा सौदा खून का था ना? ले खून। उसने खून से सनी तलवार हवा में लहराई। लेकिन यह खून तुझे आजाद नहीं, तुझे भस्म करेगा, क्योंकि यह रुद्र प्रताप का खून है जिसने तुझे धोखा दिया था। खून की गंध पाते ही यक्षिणी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह चिल्लाई, एक ऐसी चीख जिससे विक्रम के कान के पर्दे फटने को हो गए। वह विक्रम की ओर लपकी। उसी पल रामदीन भी पीछे से विक्रम पर कूदा। यह रहा कहानी का चौथा अध्याय। अब युद्ध छिड़ चुका है, इंसान और शैतानी ताकतों के बीच। हवेली के हॉल में सन्नाटा चीख रहा था। एक तरफ यक्षिणी अपनी खौफनाक आवाज में अट्टहास कर रही थी, और दूसरी तरफ रामदीन एक पागल शिकारी की तरह हाथ में चाकू लिए खड़ रहा था। विक्रम के हाथ से बहता खून तलवार की मूठ को गीला कर रहा था। साहब, ये खून बेकार नहीं जाएगा, रामदीन चिल्लाया और विक्रम की तरफ झपटा। विक्रम ने फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का पिछला हिस्सा रामदीन के पेट में दे मारा। रामदीन पीछे गिरा, लेकिन उसके हाथ से वह दूसरी चांदी की पायल छिटक कर फर्श के बीचों बीच जा गिरी। यक्षिणी की नजर उस पायल पर पड़ी। उसकी काली आंखों में लालच और डर का मिला जुला भाव आया। वह जानती थी कि अगर वह पायल उसके दूसरे पैर में सज गई तो वह इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, लेकिन अगर वह जल गई तो उसका अस्तित्व राख हो जाएगा। वह हवा में लहराते हुए पायल की तरफ लपकी। नहीं, विक्रम चिल्लाया। उसने घायल हाथ से खून का एक छींटा पायल की ओर फेंका। जैसे ही रुद्र प्रताप के वंशज के खून की बूंदें पायल पर पड़ी, उसमें से एक नीली चिंगारी उठी। यक्षिणी पीछे हट गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके चेहरे की खाल अब झुलसने लगी थी। विक्रम, तुम वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने की थी। यक्षिणी की आवाज अब फटी हुई और डरावनी थी। रुद्र प्रताप ने मुझे धोखा दिया और आज तुम अपनी मौत को गले लगा रहे हो। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं और छत से मलबा गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली यक्षिणी के गुस्से के साथ जीवित हो उठी हो। फर्श से काले हाथ निकलने लगे। वे उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें यक्षिणी ने पिछले 100 सालों में अपना शिकार बनाया था। रामदीन फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था, जैसे वह कोई लाश हो जिसे यक्षिणी नियंत्रित कर रही हो। वह फिर से विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम ने देखा कि हॉल के एक कोने में एक पुरानी चिमनी थी जिसमें कुछ सूखी लकड़ियां और कोयला पद्दा था। उसे डायरी की बात याद आई। श्मशान की आग में गलाना होगा। इस वक्त श्मशान जाना नामुमकिन था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर वह आग जलाकर उसमें अपनी कुल परंपरा की शक्ति डाले तो वह सफल हो सकता है। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। वह कांपते हाथों से आग जलाने की कोशिश करने लगा। रोक लो इसे, यक्षिणी चीखी। रामदीन ने विक्रम की गर्दन पीछे से पकड़ दी अचली और उसे जमीन पर पटक दिया। चाकू विक्रम के कंधे को छूता हुआ निकल गया। दर्द से विक्रम की कराह निकल गई। उसने पैर मारकर रामदीन को दूर ढकेला और फुर्ती से उस दूसरी पायल की ओर झपटा। पायल अब उसके हाथ में थी। वह बर्फीली ठंडी थी और उसमें से अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। विक्रम चिमनी के पास पहुंचा और लकड़ियों में आग सुलगा दी। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं।
यक्षिणी अब विकराल रूप ले चुकी थी। उसका कद छत को छूने लगा था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से हवेली का एक खंभा उखाड़ा दिया और उसे विक्रम की ओर फेंका। विक्रम बाल बाल बचा। रुको विक्रम! एक नई आवाज हॉल में गूंजी। विक्रम और यक्षिणी दोनों ठिठक गए। मुख्य दरवाजे के पास एक आकृति खद्दी थी। वह लखन था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और हाथ में एक पीतल का कमंडल। तांत्रिक बाबा! रामदीन के गले से एक डरावनी आवाज निकली। यक्षिणी, तेरा समय पूरा हुआ, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। उसने कमंडल से अभिमंत्रित जल हवा में छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें यक्षिणी पर पड़ीं, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। लखन, आग में घी डालो, तांत्रिक ने आदेश दिया। लखन ने एक पोटली चिमनी की आग में फेंकी। आग अचानक भभक उठी और उसका रंग पीला से गहरा सिंदूरी हो गया। विक्रम बेटा, अब देरी मत करो, वह पायल आग के हवाले करो, तांत्रिक चिल्लाया। विक्रम ने हाथ में पकड़ी हुई पायल को देखा। यक्षिणी ने अपनी आवाज फिर से बदली। वह अब विक्रम की मां की आवाज में रोने लगी। बेटा, मत करो, मुझे मत जलाओ, मुझे बहुत दर्द होगा। विक्रम का हाथ एक पल के लिए ठिठका। भावनाएं उसे कमजोर कर रही थीं। यह माया है विक्रम, इसे मत देखो। तांत्रिक का मंत्रोच्चार तेज हो गया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की, अपने डर पर काबू पाया और पूरी ताकत से पायल को धधकती आग के बीच फेंक दिया। जैसे ही चांदी की पायल आग में गिरी, एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यक्षिणी का शरीर आग की लपटों में घिर गया। वह हवा में तड़ाकने लगी। उसका सुंदर चेहरा पिघलकर एक भयानक खोपड़ी में तब्दील हो गया। मैं वापस आऊंगी, रुद्र प्रताप के खून की आखिरी बूंद तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली धुएं से भर गई। विक्रम को महसूस हुआ कि उसे कोई बाहर की ओर खींच रहा है। जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर घास पर लेटा था। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई दे रही थीं। सामने खददाई वह विशाल हवेली अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। लखन और तांत्रिक उसके पास खददाए थे। क्या वह खत्म हो गई? विक्रम ने हाँफते हुए पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और मलबे की ओर देखा। उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया है विक्रम, लेकिन यक्षिणी एक विचार है, एक अतृप्त इच्छा, वह इस मिट्टी में दब गई है। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर, जहां उसने खुद को तलवार से काटा था, घाव अब भर चुका था, लेकिन वहां एक निशान बन गया था, एक काले घेरे का निशान जिसके बीच में एक 3 उंगलियों वाले हाथ की छाप थी। तांत्रिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मरते मरते तुम पर अपना शाप छोड़ा दिया है विक्रम, वह अब तुम्हारे भीतर है। दूर जंगल से सुबह की खामोशी को चीरती हुई एक पायल की हल्की सी आवाज आई। शहर की भीड़ भाड़, ट्रैफिक का शोर और ऊंची इमारतों के बीच विक्रम को लगा था कि वह सुरक्षित है। रक्तवन अब केवल एक बुरा सपना बनकर रह गया था। उसने लिखना फिर से शुरू कर दिया था और उसकी नई किताब यक्षिणी का श्राप बेस्ट सेलर बन चुकी थी। लेकिन वह काला निशान अब उसकी कलाई से बढ़कर उसकी कोहनी तक पहुंच गया था। रात के 2 बजे थे। विक्रम अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ी दीदाहा शहर की रोशनी देख रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। 22वीं मंजिल पर फूलों की खुशबू आना नामुमकिन था, लेकिन हवा में रात की रानी की महक घुल गई थी। विक्रम का दिल डूबने लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी कलाई देखी। वह निशान अब हिल रहा था, जैसे उसकी खाल के नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसने हॉल के आईने की तरफ देखा। उसे याद आया कि तांत्रिक ने कहा था, वह अब तुम्हारे भीतर है। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था। आईने में वह खड़दहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान विक्रम की नहीं थी। उसके पीछे से 2 लंबे पीले हाथ निकले और उसके गले को धीरे से सहलाने लगे। शहर बहुत खूबसूरत है विक्रम, एक गूंजती हुई आवाज आई। यहां शिकार बहुत हैं। विक्रम को समझ आ गया। उसने यक्षिणी को जलाया नहीं था, बल्कि उसे रिहा कर दिया था। हवेली एक जेल थी और वह पायल एक बैदी। अब वह आजाद थी और विक्रम उसका नया घर था। उसने खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क पर खदी एक लड़की ने ऊपर की तरफ देखा और अचानक चीख पड़ी। विक्रम के पैर जमीन से 3 इंच ऊपर उठ चुके थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी। रक्तवन अब शहर आ चुका था। उम्मीद है आज की यह हॉरर स्टोरी
आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आपको क्या लगता है, क्या विक्रम को वह पायल जलानी चाहिए थी या फिर तांत्रिक का साथ देना सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी घटना है तो हमें हमारे सोशल मीडिया पर भेजें, हम उसे अपनी अगली वीडियो में फीचर करेंगे। ऐसी ही और रोंगटे खड़ी डीडे कर देने वाली कहानियों के लिए रोशन हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाना न भूलें, वरना अगली बार यक्षिणी आपके सपने में आ सकती है। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाएं तो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो अचानक आपके पीछे की हवा ठंडी हो जाती है, जैसे कोई बहुत करीब खड़ेलाई छा हो और आपके कानों में कुछ फुसफुसाना चाहता हो? आज की कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं, बल्कि उस छलावे की है जो आपके अपनों का रूप लेकर आपको मौत के घाट उतार देता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात रूह कांपने वाली है। स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां सन्नाटा भी चीखता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली सभी स्टोरी वीडियो को आनंद ले। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक चेतावनी। अगर आप घर में अकेले हैं तो कमरे के सारे दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, भैरव घाटी का वो रास्ता जहां अमन और सचिन की एक गलती ने उन्हें उस शैतान के सामने खड़गड्ढा कर दिया जिससे खुद मौत भी डरती है। चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर। रात के 11 बज रहे थे। अमावस की काली रात और ऊपर से मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच से गुजरती वो पतली सी सड्डा डंडलाचा, जिसे स्थानीय लोग भैरव घाटी रोड कहते थे, आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। एक काली एसयूवी कार उस सुनसान रास्ते पर रेंग रही थी। वाइपर की घिस घिस आवाज के अलावा वहां सिर्फ सन्नाटा और तूफान का शोर था। कार के अंदर 3 दोस्त थे, अमन, सचिन और रोहिणी। यार अमन, मैंने कहा था ना कि मेन हाईवे से चलते हैं, ये शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? रोहिणी ने डरते हुए कहा। उसकी नजरें बाहर के घने अंधेरे पर टिकी थीं, जहां हेडलाइट की रोशनी भी कुछ ही दूर तक जा पा रही थी। अमन, जो गाड़ी चला रहा था, ने झुंझलाते हुए कहा, रोहिणी शांत हो जाओ। गूगल मैप्स बता रहा है कि ये रास्ता हमें मनाली 2 घंटे पहले पहुंचा देगा। बस थोड़ा सा जंगल है, पार हो जाएगा। सचिन पीछे की सीट पर बैठा अपने कैमरे से बाहर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो एक यूट्यूबर था और उसे ऐसी डरावनी जगहों का बहुत शौक था। उसने हंसते हुए कहा, अरे रोहिणी, डर मत। अगर कोई भूत आया तो मैं उसे अपने व्लॉग में ले लूंगा, वायरल हो जाएंगे हम। तभी अचानक गाड़ी जोर से हिली और एक झटके के साथ बंद हो गई। हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। क्या हुआ? सचिन ने अपना कैमरा नीचे करते हुए पूछा। लगता है टायर फट गया या इंजन में कुछ हुआ है, अमन ने चाबी घुमाते हुए कहा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाहर बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन कोहरा बढ़ने लगा था। अमन ने टॉर्च निकाली और कहा, मैं नीचे उतर कर देखता हूं, तुम लोग अंदर ही रहो। नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी। रोहिणी ने सचिन का हाथ कसकर पकड़ डट लिया। तीनों कार से बाहर निकले। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटाने लगे। अमन ने बोनट खोला, उसमें से धुआं निकल रहा था। टॉर्च की रोशनी में जंगल के पेड्डा ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा हों और उन्हें ही देख रहे हों। तभी सचिन की नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने काई लगे हुए पत्थर पर पड़ी। उस पर लाल रंग से लिखा था, भैरवगढ़ 0 किलोमीटर, यहां रुकना मना है। गाइस, सचिन ने धीरे से कहा, ये पार हो। अमन और रोहिणी ने वो चेतावनी पढ़ी। रोहिणी का चेहरा पीला पड़ी डीएच गया। अमन, चलो यहां से, पैदल ही सही, लेकिन यहां नहीं रुकते। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई, जैसे किसी ने भारी पायल पहनी हो। लेकिन यह आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि अजीब सी भारी और बेसुरी थी। ये क्या था? अमन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था, एक धुंधली सी आकृति, एक बुजुर्ग आदमी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और हाथ में एक लालटेन थी। गाड़ी खराब हो गई बाबूजी, बूढ़े की आवाज खुरदुरी थी,
जैसे दो पत्थर रगड़ रहे हों। हाँ बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? अमन ने पूछा। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से हंसा। मैकेनिक? यहां तो इंसान नहीं मिलते बाबूजी, मैकेनिक कहां से मिलेगा? ये भैरवगढ़ है, यहाँ की रातें बहुत लंबी होती हैं। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई और सचिन की तरफ देखा। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मत करो। जिसे तुम कैमरे में कैद करना चाहते हो, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? सचिन को थोड़ा गुस्सा आया। बूढ़ा आदमी उनके करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, छलावा। जानते हो छलावा क्या होता है? वो धोखा है। वो तुम्हें तुम्हारी ही आवाज में पुकारेगा, तुम्हारे अपनों का रूप ले लेगा। अगर आज रात यहां रुके तो एक नियम याद रखना, अगर कोई पीछे से नाम पुकारे तो मुड़ना मत, और अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें अजीब लगे तो उस पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ा और कोहरे में गायब हो गया। इतनी जल्दी गायब हुआ कि जैसे वो वहां था ही नहीं। पागल था साला, सचिन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो। रोहिणी रोने जैसी हो गई। वहां देखो, अमन ने उंगली से इशारा किया। सड़क से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही थी। शायद कोई पुराना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस था। खस्ता हाल, लेकिन छत थी। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही। रात इसी गेस्ट हाउस में काटनी पड़ेगी। सुबह होते ही हम मदद ढूंढने निकलेंगे, अमन ने फैसला सुनाया। तीनों ने अपना जरूरी सामान उठाया और उस गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े। गेस्ट हाउस का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर दीमक लगी हुई थी। अमन ने धक्का दिया तो वो एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लटके हुए थे। हॉल के बीच में एक टूटी हुई मेज और कुछ कुर्सियां थीं। हम यहां सोएंगे? रोहिणी ने नाक पर रुमाल रखते हुए पूछा। सिर्फ कुछ घंटों की बात है रोहिणी। अमन ने टॉर्च को एक कोने में रख दिया ताकि पूरे कमरे में थोड़ी रोशनी रहे। तीनों ने एक कोने में अपनी जैकेट बिछाई और बैठ गए। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन जंगल का सन्नाटा अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था। करीब 1 घंटा बीता होगा। सचिन को वॉशरूम जाने की हाजत हुई। मैं जरा हल्का होकर आता हूं, सचिन खटदा हुआ। अकेले मत जा, मैं भी चलता हूं, अमन ने कहा। अरे नहीं यार, मैं बच्चा थोड़ी हूं, बस यही दरवाजे के बाहर जा रहा हूं। सचिन ने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ अमन और रोहिणी थे। सन्नाटा इतना था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। सचिन वापस नहीं आया। ये सचिन कहां रह गया? अमन ने घड़ी देखी। मुझे देखना चाहिए, मैं यहीं रुकूं? रोहिणी घबरा गई। नहीं, तुम भी साथ चलो, यहां अकेले रहना ठीक नहीं। दोनों बाहर निकले। सचिन, सचिन, अमन ने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज वापस आई। सचिन, सचिन। तभी उन्हें गेस्ट हाउस के पीछे की तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। यह सचिन की हंसी थी। ये पागल हो गया है क्या? ऐसे वक्त में मजाक कर रहा है? अमन गुस्से में पीछे की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं की मुंडेर पर सचिन बैठा था। उसकी पीठ अमन और रोहिणी की तरफ थी। वो हिल रहा था जैसे जोर जोर से हंस रहा हो। सचिन, तू यहां क्या कर रहा है? हम कब से तुझे बुला रहे हैं। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सचिन बोला, बिना पीछे मुद्दे। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, भारी और गूंजती हुई। तुमने नियम तोड़ा अमन, तुमने पीछे मुड़कर देख लिया। क्या? अमन का हाथ हवा में रुक गया। सचिन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसकी गर्दन इंसान की तरह 90 डिग्री पर नहीं, बल्कि पूरी 180 डिग्री पीछे घूम गई। रोहिणी की चीख निकल गई। सामने जो चेहरा था वो सचिन का ही था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उसका मुंह वो अजीब तरह से खुला हुआ था, कानों तक चौड़ा। छलावा हूं मैं, उस चीज ने कहा। अमन और रोहिणी उल्टे पांव भागे। वो इतनी तेज भागे कि झादियों से उनके कपड़े फट गए, लेकिन वो रुके नहीं। वो वापस गेस्ट हाउस के कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद करके उसके आगे मेज खिसका दी। दोनों की सांसें फूल रही थीं।
रोहिणी बुरी तरह कांप रही थी। वो सचिन नहीं था अमन। सचिन मर गया क्या? रोहिणी सिसक रही थी। मुझे नहीं पता। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, बिल्कुल नॉर्मल घबराई हुई सचिन की आवाज। अमन, रोहिणी, दरवाजा खोलो यार। तुम लोग मुझे बाहर छोड़ दचकर अंदर क्यों भाग गए? बाहर बहुत ठंड है, खोलो प्लीज। अमन और रोहिणी एक दूसरे को देखने लगे। ये सचिन है, रोहिणी ने उम्मीद से कहा। शायद जो हमने कुएं पर देखा वो हमारा वहम था, या वो छलावा था। रुको, अमन ने उसे रोका। याद है उस बूढ़े ने क्या कहा था? वो तुम्हारी अपनों की आवाज में पुकारेगा। बाहर से सचिन की आवाज अब रोने जैसी हो गई थी। प्लीज खोलो, मेरे पीछे कोई है। प्लीज अमन, वो मुझे मार डालेगा। रोहिणी का दिल पसीज गया। अगर वो असली सचिन हुआ और हमने नहीं खोला तो? वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। नहीं रोहिणी, अमन चिल्लाया, लेकिन रोहिणी ने कुंडी खोल दी। दरवाजा धीरे से खुला। सामने सचिन खड़खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, भीगा हुआ, डरा हुआ। थैंक गॉड तुमने खोल दिया। सचिन अंदर आया और उसने दरवाजा बंद किया। उसने राहत की सांस ली। अमन अभी भी उसे शक की नजरों से देख रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी सचिन के पैरों पर डाली। अमन का खून जम गया। सचिन के पैर उल्टे थे। इससे पहले कि अमन कुछ बोल पाता, सचिन मुस्कुराया। वो मुस्कान धीरे धीरे चौधी होती गई, इतनी चौधी के इंसान के लिए नामुमकिन थी। उसने रोहिणी का हाथ पकड़ा। शुक्रिया रोहिणी। और उसी पल गेस्ट हाउस की सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ रोहिणी की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अंधेरा इतना घना था कि अमन को अपनी खुद की हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे में सिर्फ रोहिणी की आखिरी चीख की गूंज बची थी। रोहिणी, रोहिणी कहाँ हो तुम? अमन पागलों की तरह हवा में हाथ पैर मारने लगा। तभी उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिपचिपी चीज से टकराईं। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा और अपनी जेब से लाइटर निकाला। छोटी सी लौ जलते ही जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है अमन। रोहिणी और वह उल्टे पैरों वाला सचिन गायब थे। पूरा कमरा खाली था। बस फर्श पर रोहिणी का एक सैंडल पड़ा था। यह नहीं हो सकता, यह सब सपना है, अमन बड़बड़ाया। तभी उसे गेस्ट हाउस की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो चीज छत पर नहीं, बल्कि छत के अंदर की तरफ पर रेंग रही थी। अमन ने ऊपर लाइटर की रोशनी की। वहां कोई नहीं था, लेकिन छत से काले रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था। अमन समझ गया कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। वो गेस्ट हाउस से बाहर की तरफ भागा। बाहर कोहरा इतना घना था कि उसे अपनी कार भी नहीं दिख रही थी। अमन भाई रुको, एक आवाज आई। ये सचिन की आवाज थी, लेकिन इस बार आवाज दाईं तरफ की झाड़ियों से आई थी। अमन, मैं असली सचिन हूं। वो जो अंदर था वो मैं नहीं था। मैं बचकर भाग आया हूं, इधर आओ। अमन रुक गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सचिन, तुम कहां हो? यहां, इस पुराने बरगद के पेड़ के पीछे। मेरा पैर टूट गया है भाई, मदद कर। अमन उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। वो तुम्हारी अपनों की आवाज में पुकारेगा। पीछे मत मुड़ना और अपनों पर भी भरोसा मत करना। अमन ने अचानक एक सवाल पूछा, सचिन, हमारे YouTube चैनल का पासवर्ड क्या है? सन्नाटा छा गया। झाड़ियों के पीछे से आने वाली आवाज बदल गई। अब वो आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। पासवर्ड, खून, मौत। अमन पीछे मुद्दा और बिना देखे भागा। वह झादियों को चीरता हुआ जंगल के अंदर गहराई में चला गया। भागते भागते वह एक पुरानी बस्ती जैसी जगह पर पहुंचा। वहां कुछ झोपड़ियां थीं जो सदियों पुरानी लग रही थीं। वहां एक झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जो उन्हें सड़क पर मिला था। वह आग जलाकर हाथ ताप रहा था। आ गए? बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा। मैंने कहा था ना, यहाँ की रातें लंबी होती हैं। बाबा, मेरे दोस्त, वो चीज उन्हें ले गई। वो क्या है? उसे कैसे रोकूं? अमन हांफते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। बूढ़े ने आग में एक सूखी लकड़ी डाली और बोला, वो छलावा है, इस घाटी का श्राप। वो शरीर नहीं, वो सिर्फ एक भूख है। उसे तुम्हारा डर चाहिए। जितना डरोगे वो उतना ताकतवर होगा। उसे खत्म कैसे करूं? खत्म? बूढ़ा हंसा। उसे खत्म नहीं किया जा सकता,
लेकिन उससे बचा जा सकता है। सुबह होने तक तुम्हें इस आग के घेरे के अंदर रहना होगा। अगर तुम इस घेरे से बाहर निकले तो वो तुम्हें भी उनके जैसा बना देगा। अमन उस आग के पास बैठ गया। बूढ़ा आदमी मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक जंगल से आवाजें आने लगी। अमन बेटा, घर आ जा। अमन चौंक गया। ये उसकी मां की आवाज थी। अमन देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं, बाहर निकल उस आग से, तुझे चोट लग जाएगी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की परछाई पेड्डाच के पीछे दिखाई दी। वह बिल्कुल असली लग रही थी। अमन मत जाना, बूढ़े ने उसे चेतावनी दी। वो तेरी मां नहीं है, वो छलावा है। तभी दूसरी तरफ से सचिन और रोहिणी की आवाजें आने लगी। वो दोनों खून से लथपथ होकर आग के घेरे के पास आ गए। अमन, ये बूढ़ा तुम्हें मार डालेगा, ये खुद एक शैतान है, भागो यहां से, हमारे साथ चलो। रोहिणी चिल्लाई। उसके गले से खून बह रहा था। अमन बुरी तरह उलझ गया। एक तरफ उसकी मां, दोस्त और प्रेमिका उसे बुला रहे थे और दूसरी तरफ वो डरावना बूढ़ा। किसे चुनोगे अमन? छलावे की कई आवाजें एक साथ गूंजी। हमें या इस मौत को? अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, तुम सब झूठ हो, तुम सब छलावा हो। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। आग की लपटें नीली हो गईं। अमन ने आंखें खोली तो देखा कि रोहिणी, सचिन और उसकी मां सब पिघल रहे थे। उनके चेहरे मोम की तरह गिर रहे थे और उनके पीछे से एक काला साए जैसा साया निकल रहा था जिसकी लंबाई 10 फीट थी। वो छलावा अपनी असली शक्ल में था, एक बिना चेहरे वाला राक्षस जिसके हाथ जमीन तक लंबे थे। उसने एक जोरदार चीख मारी जिसे सुनकर अमन के कान फटने लगे। वह राक्षस आग के घेरे पर हमला करने लगा, लेकिन आग उसे छूते ही उसे जला देती। सुबह होने वाली है, बूढ़े ने शांत आवाज में कहा। धीरे धीरे कोहरा छौंटने लगा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगीं। वह काला साया छलावा सूरज की रोशनी पर ढाते ही धुएं में बदल गया और जंगल की गहराई में कहीं गायब हो गया। अमन ने राहत की सांस ली। मैं बच गया, बाबा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। हाँ, तुम बच गए अमन। अमन खद्दा हुआ और अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी उसने जमीन पर कुछ देखा। धूप में उस बूढ़े आदमी की परछाई नहीं बन रही थी। अमन का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई आग नहीं थी, वह सिर्फ एक पुराना श्मशान था। अमन के हाथ में एक पुराना कैमरा था, सचिन का कैमरा। उसने कैमरा ऑन किया और आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में दिख रहा था कि अमन खुद कार से बाहर निकलकर रोहिणी और सचिन का गला दबा रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कैमरे में अमन की आवाज सुनाई दी, छलावा, शरीर नहीं बदलता अमन, वो रूह बदल देता है, और अब मैं तुम हूं। असली अमन चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह अब उस कैमरे के अंदर कैद था और उसका शरीर वह छलावा लेकर सड़क की तरफ जा रहा था, एक नई गाड़ी का इंतजार करने। अमन तो शायद उस रात घर नहीं लौटा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे वाले दरवाजे पर जो दस्तक हुई है वो वाकई आपका कोई अपना है, या फिर अंधेरे में खद्दा कोई छलावा आपकी आवाज चुराने का इंतजार कर रहा है? याद रखिए, इस घाटी में परछाइयां बोलती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता? मिलते हैं अगली खौफनाक रात में। तब तक पीछे मुड़कर मत देखना। सच्चाई और छलावे के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। आज की कहानी भैरव घाटी का छलावा यहीं खत्म होती है, लेकिन डर का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि कोई भी डरावना अपडेट आपसे छूट न जाए। अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें तो। अगर आप ये आवाज रात के समय सुन रहे हैं तो हो सकता है आप अकेले नहीं हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो बत्तियां बुझा दीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और सांसें थाम लीजिए। और अगर आप हर रात इस तरह के डर का सामना करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म होती हैं, डर नहीं। गांव चंदौली में सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर पसार लेता था। यहाँ के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी परंपराओं और अंधविश्वासों के बीच जीते थे।
गांव के छोर पर बहती बूढ़ी नदी के उस पार एक पुराना मरघट था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद उस नदी के पुल को पार करना मतलब अपनी आत्मा को मौत के हवाले करना है। आर्यन 14 साल का एक जिद्दी और निडर लड़का था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने के चक्कर में वह मरघट की ओर निकल पड़ा। अगर तू मरघट के उस पुराने पीपल के पेड़ाज पर अपनी रुमाल बांध आया तो हम मान लेंगे कि तू असली शेर है, उसके दोस्त राघव ने चुनौती दी थी। आर्यन निकल तो गया, लेकिन जैसे ही उसने नदी का पुल पार किया, हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। वहां की मिट्टी में जलती हुई चिताओं और सड़े हुए मांस की एक मिली-जुली गंध थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस पीपल के पेड़ डीएच तक पहुंच गया। रुमाल बांधते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास बहुत धीरे से सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय जलती हुई एक राख के ढेर के। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आर्यन बेटा घर आ जा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खदखदाहट थी। आर्यन घबराकर भागा, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उस रात आर्यन गायब हो गया। पूरे गांव ने आर्यन को 3 दिनों तक तलाशा। पुलिस आई, गोताखोरों ने नदी छानी, मरघट का कोना कोना देख लिया गया, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं चला। उसकी मां पार्वती रो रो कर अधमरी हो चुकी थी। तीसरी रात जब गांव में गहरी नींद का पहरा था, अचानक गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंदिर की सीढ़ियों पर आर्यन बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर काली मिट्टी की परत जमी थी और उसके नाखून ऐसे लग रहे थे जैसे उसने जमीन खोदी हो। लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं, एकदम स्थिर, काली और बेजान। आर्यन मेरा बच्चा, पार्वती उसे गले लगाने दौड़ी। आर्यन के पिता रामप्रसाद ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक खटका था। आर्यन कुछ बोल नहीं रहा था। जब उसे घर लाया गया तो उसने अपनी मां का हाथ पकड़ दियाच लिया। पार्वती चीख पड़ी। आर्यन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसा किसी लाश का होता है। घर लौटने के बाद आर्यन ने एक शब्द नहीं बोला। वह बस खिड़की के पास बैठकर बाहर मरघट की दिशा में देखता रहता। उस रात रामप्रसाद की आंख खुली। उन्हें रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। वे दबे पांव रसोई की ओर बढ़े। जो उन्होंने देखा उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन जमीन पर बैठा था। फ्रिज में रखा कच्चा मीट उसने बाहर निकाल लिया था और वह उसे बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। आर्यन, रामप्रसाद की आवाज कांपी। आर्यन धीरे से मुद्दा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और बोला, बाबूजी, मरघट में भूख बहुत लगती है। रामप्रसाद पीछे हटे और दीवार से जा टकराए। वह आर्यन नहीं था। आर्यन की देह में कुछ और ही लौट आया था। गांव में खबरें फैलने लगीं कि आर्यन बदल गया है। पड़ोस का कुत्ता उसे देखते ही अपनी दुम दबाकर भाग जाता। आर्यन के कमरे से अक्सर सड़ने की बदबू आती। अंत में रामप्रसाद ने शहर से एक बड़े तांत्रिक अघोरी बाबा को बुलाया। अघोरी ने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, वह ठिठक गया। इस घर में मौत का वास है, अघोरी ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। जब आर्यन को अघोरी के सामने लाया गया तो आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि कई लोगों के एक साथ हंसने जैसी लग रही थी। ये लड़का मरघट से वापस नहीं आया है, अघोरी ने चिल्लाकर कहा। ये तो बस एक मिट्टी का पुतला है जिसे अतृप्त आत्माओं ने तैयार किया है ताकि वे गांव के अंदर प्रवेश कर सकें। असली आर्यन तो उसी रात मर गया था। पार्वती फूट फूट कर रोने लगी, नहीं, मेरा बेटा जीवित है। तभी आर्यन या जो भी वो था खड्डा हुआ। उसकी त्वचा गलने लगी थी। उसने अघोरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमें रोक नहीं सकते। हमने इसके शरीर को अपना घर बना लिया है और अब हम पूरे गांव को मरघट बना देंगे। अघोरी बाबा ने अपने झोले से श्मशान की राख निकाली और आर्यन के चारों ओर एक घेरा बना दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। आर्यन की गर्दन 180 डिग्री तक मुद्द गई। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तू कौन है और इस मासूम की देह क्यों चुराई? अघोरी ने कड़ड़ा छक कर पूछा। आर्यन के गले से एक साथ 3 आवाजें निकली, एक बूढ़े की, एक औरत की
और एक फुसफुसाते हुए बच्चे की। ये देह अब हमारी है। इसने हमारी शांति भंग की थी। इसने उस पीपल को छुआ जिसे हमने सदियों से सींचा है। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और जलती हुई धूप की धुनी आर्यन के चेहरे की ओर बढ़ाई। जैसे ही धुआं उसे लगा, आर्यन का चेहरा किसी गीली मिट्टी की तरह पिघलने लगा। उसके गालों से मांस के लोथड़े नीचे गिरने लगे, लेकिन नीचे खून नहीं बल्कि काले कीड़े रेंग रहे थे। पार्वती यह देखकर बेहोश हो गई। रामप्रसाद की हिम्मत जवाब दे गई। वो बस कोने में दुबक कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उधर गांव में स्थिति और बिगड़ने लगी। गांव के जो कुत्ते कल तक भौंक रहे थे, वे आज मृत पाए गए। उनके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव के कुएं का पानी अचानक काला और बदबूदार हो गया। गांव के सरपंच को लगा कि यह सब रामप्रसाद के बेटे की वजह से हो रहा है। रात के अंधेरे में मशालें लेकर पूरा गांव रामप्रसाद के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। रामप्रसाद, उस लडी डीडी अचके को बाहर निकालो। वो अब तुम्हारा बेटा नहीं, काल है गांव के लिए, सरपंच ने बाहर से चिल्लाकर कहा। लेकिन अंदर जो हो रहा था उसकी खबर बाहर किसी को नहीं थी। अघोरी बाबा ने अपनी चिमटी से आर्यन के माथे पर प्रहार किया। अचानक आर्यन के सीने में एक उभार आया, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। भागो! अघोरी चिल्लाया। यह सिर्फ एक प्रेत नहीं है, यह अमसान राज है। तभी अघोरी की शक्ति से एक दृष्टि पैदा हुई जो दीवार पर किसी फिल्म की तरह चलने लगी। रामप्रसाद ने देखा कि उस रात मरघट में क्या हुआ था। आर्यन ने जैसे ही पीपल के पेड्डी आंच पर रुमाल बांधा, जमीन फटी और एक पुरानी कब्र से एक काला साया निकला। आर्यन डरा नहीं, बल्कि उसने उस साये को छू लिया। असल में आर्यन मरघट में रास्ता नहीं भटका था, बल्कि उसे वहां की मिट्टी ने अपनी ओर खींच लिया था। वो रुमाल कोई चुनौती नहीं थी, वो एक आमंत्रण था। मरघट की रूहें एक ऐसे शरीर की तलाश में थीं जो निडर हो, ताकि वे गांव की सीमा में प्रवेश कर सकें, क्योंकि गांव की सीमा पर रक्षक देवों का पहरा था। लेकिन जब कोई इंसान स्वेच्छा से मरघट की चीजें उठाकर घर लाता है, तो रक्षक देव भी उसे नहीं रोक पाते। आर्यन का शरीर अब किसी दानव जैसा लगने लगा था। उसकी लंबाई बढ़ने लगी और उंगलियां चाकुओं की तरह नुकीली हो गईं। उसने एक झटके में अघोरी का सुरक्षा घेरा तो डांट दिया, अधूरी शक्ति से मुझे नहीं रोक पाओगे साधु। आर्यन के शरीर से निकले साये ने अघोरी को दीवार की ओर उछाल दिया। अघोरी के सिर से खून बहने लगा। उसने रामप्रसाद की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बलिदान देना होगा, इस शरीर को जलाना होगा, वरना कल का सूरज यह गांव नहीं देख पाएगा। यह अब तुम्हारा बेटा नहीं है, सिर्फ एक खोल है। रामप्रसाद के सामने जीवन का सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी ममता थी, उसका खून था, और दूसरी तरफ पूरा गांव। तभी बाहर खड़ी डढ़े ग्रामीणों ने घर का दरवाजा तोड़ डिड्डाच दिया। वे सब कुल्हादियों और लाठियों से लैस थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन को उस हालत में देखा, उनकी चीखें निकल गईं। आर्यन ने एक ग्रामीण की गर्दन पकड़ डांच ली और उसे हवा में उठा लिया। आर्यन की पकड़ उस ग्रामीण की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। गांव वाले जो मशालें लेकर आए थे, अब पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में जो गुस्सा था, वह अब शुद्ध खौफ में बदल चुका था। छोड़ दो इसे! रामप्रसाद चिल्लाया। उसने पास पड़े ढी एक भारी लाठी उठा ली थी। तभी पार्वती को होश आ गया। उसने देखा कि उसका बेटा, या जो भी वह था, एक आदमी की जान ले रहा है, पर ममता की आंखों पर अभी भी पर्दा पड्ढा था। वह भागकर आर्यन के पैरों से लिपट गई। बेटा, रुक जा, मत कर ऐसा। तू तो मेरा नन्हा आर्यन है। आर्यन के शरीर के अंदर छिपे साये ने नीचे देखा। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं थी। उसने पार्वती को एक झटके में दूर फेंका और एक ऐसी आवाज में बोला जो किसी पाताल से आती हुई लग रही थी, मां, क्या तुम्हें याद है, आज से 100 साल पहले तुमने ही तो मुझे इस मरघट में अकेला छोड़ा था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अघोरी बाबा, जो खून से लथपथ थे, धीरे से उठे और बोले, तो यह बात है, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह इस परिवार का पितृदोष है जो वापस आया है। अघोरी ने एक जलती हुई मशाल उठाई और उसे आर्यन के सामने लहराया। रामप्रसाद, तुम्हारे परदादा ने इस गांव को अकाल से बचाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उन्होंने अपने ही परिवार के एक छोटे बच्चे की बलि इस मरघट में दी थी ताकि गांव में खुशहाली आए। वह बच्चा मरघट का राजा बन गया, मसान राज। रामप्रसाद के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि उनके परिवार पर एक छाया है जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी।
आर्यन का शरीर बस एक जरिया है, अघोरी ने आगे कहा। यह साया अब अपनी बलि का बदला लेने आया है। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस खून के आखिरी वारिस को खत्म नहीं कर देता। आर्यन का शरीर अब फूलने लगा था। उसकी खाल जगह जगह से फट रही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर गांव की दिशा में हजारों काली परछाइयां मरघट की ओर से रेंगती हुई आती दिख रही थीं। वे आ रहे हैं। आर्यन के शरीर ने अट्टहास किया। आज रात गांव की हर गली मरघट बनेगी, हर चूल्हा राख होगा। गांव वाले जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में अदृश्य दीवारें बन गई हैं। कोई भी गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पा रहा था। जो भी भागने की कोशिश करता, उसे पीछे से कोई अदृश्य हाथ खींचकर वापस अंधेरे में ले जाता। अघोरी ने रामप्रसाद की तरफ देखा। रामप्रसाद, अब एक ही रास्ता है। तुम्हें उस पुराने पीपल के पेडेज की जड़ों में जाकर रक्त अर्पण करना होगा। तुम्हें वह रुमाल जलाना होगा जिसे आर्यन ने वहां बांधा था। वही इस शैतान की डोर है। रामप्रसाद ने हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि उसकी पत्नी पार्वती पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी और उसका बेटा अब एक राक्षसी आकार ले चुका था। मैं जाऊंगा बाबा। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं इस गांव और अपने बेटे की आत्मा को आजाद करूंगा। अघोरी ने रामप्रसाद को एक सुरक्षा कवच के रूप में अभिमंत्रित भस्म दी। याद रखना, रास्ते में तुम्हें कई मरे हुए लोग मिलेंगे। वे तुम्हारे अपनों की आवाज में तुम्हें रोकेंगे। पीछे मुद्दा कर मत देखना। अगर मुद्दे तो तुम भी उसी मरघट का हिस्सा बन जाओगे। रामप्रसाद घर से बाहर निकला। बाहर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। पूरे गांव में कोहरा छाया था और उस कोहरे में हजारों लाल आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह नदी के पुल की ओर बढ़ा, उसे पीछे से पुकार सुनाई दी। बाबूजी, रुकिए, मुझे डर लग रहा है। वह आर्यन की असली आवाज थी। रामप्रसाद के कदम ठिठक गए। उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्या वह सचमुच आर्यन था या सिर्फ एक छलावा? रामप्रसाद के कान फटने लगे थे। पीछे से आती आर्यन की पुकार अब सिसकियों में बदल गई थी। बाबूजी, क्या आप मुझे यहां इस अंधेरे में अकेला छोड़ डाल देंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामप्रसाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अघोरी की दी हुई भस्म को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया। उसने अपने कदम नहीं रोके। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंचा, उसे लगा कि पुल की लकड़ियां हड्डियों की बनी हैं। नीचे बहती नदी का पानी अब पानी नहीं, बल्कि खौलता हुआ गाढ़ा खून था, जिसमें डूबे हुए लोग हाथ बाहर निकालकर उसे पुकार रहे थे। ये सब माया है, ये सब झूठ है। रामप्रसाद चिल्लाया और दौड़ ढकर पुल पार कर गया। जैसे ही उसने मरघट की सीमा में कदम रखा, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाधे की तरह सुनाई देने लगी। सामने वही पुराना विशाल पीपल का पेड़ खद्दा था। उसकी जड्ढें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं और उन जड्ढों के बीच बैठा था आर्यन। लेकिन वह आर्यन नहीं था। उसका शरीर किसी मोम की गुद्दिया की तरह पिघलकर लंबा हो गया था। उसके हाथ जमीन को छू रहे थे और उसका सिर अजीब कोण पर झुका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सीने पर एक दूसरा चेहरा उभर आया था, जो उसके पूर्वजों द्वारा बलि दिए गए उस बच्चे का था। देर कर दी तुमने रामप्रसाद, उस चेहरे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के आपस में रगदने जैसी थी। मैं तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगा। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। अचानक पेड्डा की टहनियां बिजली की गति से नीचे आईं और रामप्रसाद के गले को झकझोर लिया। उसे हवा में उठा दिया गया। उसके हाथ से माचिस छूटकर दूर गिर गई। आर्यन रेंगता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों से काला तरल पदार्थ बह रहा था। रामप्रसाद का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अघोरी की बात याद आई। रक्त अर्पण ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी जेब से वही छोटी कुल्हाड़ी निकाली जिसे वह साथ लाया था। अपनी पूरी ताकत झोंककर उसने अपनी ही हथेली पर एक गहरा घाव किया। गरम खून की फुहार उस काली झड्ड पर पड़ी जिसने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही पवित्र वंश का खून उस शापित जड्ड पर पद्दा, पूरे मरघट में एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद पाताल तक सुनाई दी होगी। जड्डें ढीली पड़ गईं और रामप्रसाद जमीन पर गिर पद्दा। उसने बिना वक्त गंवाए वह रुमाल ढूंढा जो पीपल की एक नीची टहनी पर बंधा था। वह रुमाल अब सफेद नहीं
बल्कि पूरी तरह काला हो चुका था और उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी। नहीं, इसे मत छूना। आर्यन के शरीर के अंदर मौजूद मसान राज तड़प उठा। राम प्रसाद ने माचिस उठाई और रूमाल को आग लगा दी। जैसे ही रूमाल जला, पीपल के पेड़ से आग की लपटें निकलने लगीं, जबकि वहां कोई ईंधन नहीं था। आर्यन का शरीर हवा में झूलने लगा। उसके अंदर से काली परछाइयां धुएं के रूप में बाहर निकलने लगीं और आसमान की ओर भागने लगीं। राम प्रसाद ने देखा कि आर्यन का शरीर धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसकी भयानक आकृति वापस एक 14 साल के लड़के में बदल रही थी। बाबूजी, इस बार आवाज असली थी। उसमें कोई गूंज नहीं थी, कोई खदखदाहट नहीं थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मरघट सफेद रोशनी से भर गया। राम प्रसाद को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो कोहरा छूट चुका था। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकले। वे सब नदी के किनारे पहुंचे। वहां राम प्रसाद पद्दा हुआ था और उसके पास ही आर्यन लेटा था। दोनों जीवित थे, लेकिन आर्यन के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। आर्यन कभी दोबारा नहीं बोला। वह बस खामोश रहता और अपनी खिदगी से उस मरघट की ओर देखता रहता। अघोरी बाबा गांव छोड़कर जा चुके थे, पर जाते जाते उन्होंने राम प्रसाद से एक बात कही थी। तुमने डोर तो जला दी, लेकिन मरघट की मिट्टी जिसके शरीर को एक बार छू लेती है, उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। आज भी उस गांव में कोई भी रात को पीपल के पेड़ डीडीएच के पास नहीं जाता। कहते हैं कि अमावस्या की रात को पीपल के उस जले हुए ठूंठ के पास एक सफेद रुमाल हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, तो एक प्रश्न, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे विज्ञान नहीं समझा सका? हमें कमेंट्स में बताएं। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थी आर्यन और उस मनहूस मरघट की कहानी। पर याद रहे, कहानियां हमेशा पन्नों पर खत्म नहीं होती। कभी कभी वे हमारे कमरों के अंधेरे कोनों में, अलमारी के पीछे छिपी परछाइयों में और आधी रात को खिड़की पर होने वाली उस हल्की सी दस्तक में जिंदा रह जाती है, जिसे हम अक्सर हवा समझकर अनदेखा कर देते हैं। डर का असली मजा तब है जब आप अकेले हों और अचानक आपको महसूस हो कि आपकी परछाई आपसे थोड़ी अलग हिल रही है। क्या आपने गौर किया? शायद नहीं, या शायद आप गौर करना नहीं चाहते। मरघट की मिट्टी ठंडी जरूर होती है, पर उसकी यादें हमेशा गर्म रहती हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और कोई आपको पीछे से पुकारे, तो याद रखना, हर पुकारने वाला इंसान नहीं होता। अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और एक ऐसा रास्ता जिसका नक्शा गूगल मैप्स के पास भी नहीं है। क्या होता है जब आपका पीछा आपका अपना साया ही करने लगे? और क्या होगा अगर आप एक ऐसी सड़क पर फंस जाएं जहां हर मोड़ आपको मौत के और करीब ले जाता हो? आज की कहानी है समीर की, जिसने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े और खौफनाक सच के सामने खड़ा कर देगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह रात का सफर आपको सोने नहीं देगा। मैं हूं आपका रोशन और आप सुन रहे हैं वो रास्ता जो कभी खत्म नहीं हुआ। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी काली एसयूवी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन कुछ ही मीटर आगे फिर वही गहरा स्याह सन्नाटा था। समीर को अपने दोस्त की शादी में पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने मुख्य हाईवे छोड़कर एक छोटा शॉर्टकट लिया था। अब उसे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में कोई दिखाई दिया। एक औरत। उसने सफेद नहीं बल्कि मटमैले लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर गई। पागल है क्या? मरना है क्या इसे? समीर ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वह औरत धीरे धीरे कार की खिड़की की तरफ बढ़ी।
उसका चेहरा आधा बालों से ढका था, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा था वह इतना पीला था जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। समीर ने कांच थोड़ा नीचे किया। जी, आपको कहीं जाना है? समीर की आवाज में घबराहट थी। औरत ने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, आगे मत जाना, वो इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं? और आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? समीर ने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वह औरत पीछे की ओर मुड़ी और सड़क किनारे के घने जंगलों में ओझल हो गई। समीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई मानसिक रूप से बीमार महिला होगी। उसने क्लच दबाया और कार आगे बढ़ा दी। 5 मिनट बीते थे। समीर ने अपनी नजर सामने सड़क पर जमी रखी थी। अचानक उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वही औरत, वही लाल साड़ी फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां वह 5 मिनट पहले मिली थी। समीर ने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता वही था। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और उस औरत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही मोड़, वही सूखा पेड़ और वही औरत। समीर समझ गया था कि वह किसी सड़क पर नहीं, बल्कि एक लूप में फंस चुका है। एक ऐसा सफर जिसका अंत शायद उसकी मौत थी। समीर का गला सूखकर कांटा हो गया था। उसने कार की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर का नजारा बदल ही नहीं रहा था। वही सूखे पेड़, वही पीली मिट्टी और वही गहरा सन्नाटा। उसने कांपते हाथों से डैशबोर्ड पर रखे पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसे पानी के बजाय उसमें से सड़ी हुई मिट्टी की महक आई। उसने घृणा में बोतल नीचे फेंक दी। अचानक कार के शांति को चीरते हुए जीपीएस की मशीनी आवाज गूंजी। 200 मीटर के बाद यू टर्न लें। समीर चौंक गया। यू टर्न? यहां तो कोई मोड़ ही नहीं है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। जीपीएस का नक्शा गायब हो चुका था। स्क्रीन पर बस एक काली लकीर दिख रही थी जो गोल गोल घूम रही थी। तभी जीपीएस की आवाज फिर बदली। इस बार वह मशीनी नहीं थी। वह आवाज भारी और थकी हुई थी, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। समीर, रुक जाओ। तुम जितना भागोगे उतना ही करीब आओगे। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से इंफोटेनमेंट सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। रेडियो पर अपनी ही मौत का प्रसारण तनाव कम करने के लिए उसने रेडियो चालू किया। यह उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। शुरुआत में केवल छरछराहट सुनाई दी, लेकिन फिर एक साफ आवाज आई। वह एक न्यूज रिपोर्टर की तरह लग रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, आज रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक काली एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। चालक, जिसका नाम समीर बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही रेडियो की आवाज कट गई। समीर का पैर ब्रेक पर जम गया। यह क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कार के केबिन में ही दबकर रह गई। उसे अचानक लगा कि कार का वजन थोड़ा बढ़ गया है। गाड़ी पीछे से थोड़ी झुक गई थी। उसने धीरे से ऊपर वाले रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर धुंधले अंधेरे में कोई बैठा था। वह वही लाल साड़ी वाली औरत नहीं थी। वह एक साया था, एक परछाई जिसकी कोई आंखें नहीं थी। बस 2 खाली गड्ढे थे जो समीर को घूर रहे थे। कौन हो तुम? समीर की आवाज मुश्किल से निकली। उस साये ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। जैसे ही वह हाथ समीर के कंधे के पास पहुंचा, समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिया। गाड़ी घूमती हुई सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। समीर का सिर स्टीयरिंग से टकराया था और वहां से खून रिसने लगा था। उसे बाहर से कुछ सुनाई दिया। कोई कार की छत पर चल रहा था। उसके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीले नंगे पैरों से धातु पर चल रहा हो। फिर अचानक ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक जोरदार दस्तक हुई। बाहर आओ समीर, सफर अभी शुरू हुआ है। समीर ने बाहर देखा। खिड़की के कांच पर खून से एक निशान बना हुआ था, एक हाथ का छापा। और सड़क के उस पार दूर अंधेरे में उसे एक पुराना झरझर ढाबा दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले वहां नहीं था। उस ढाबे के बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अंतिम पड़ाव। समीर की कार का इंजन अब पूरी तरह खामोश हो चुका था।
धुएं के हल्के गुबार बोनट से निकलकर ठंडी हवा में विलीन हो रहे थे। बाहर इतना सन्नाटा था कि समीर को अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। समीर कार के अंदर दुबक कर बैठा रहा। उसकी नजरें लगातार उस जर्जर ढाबे पर टिकी थी। ढाबे की टूटी फूटी छप्पर से एक पुरानी लाल लालटेन लटक रही थी, जो हवा के हल्के झोंकों से इधर उधर डोल रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में अंतिम पड़ाव नाम ऐसे चमक रहा था जैसे वह ताजा खून से लिखा गया हो। समीर ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कड़क दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। जैसे ही समीर ने अपना पैर जमीन पर रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां की मिट्टी गीली और चिपचिपी थी, जबकि पिछले कई घंटों से बारिश नहीं हुई थी। तभी उसे फिर से वही महक आई, सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी अगरबत्ती की गंध। वह धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, उसे सिर्फ गहरा अंधेरा और अपनी कार की बुझी हुई हेडलाइट्स नजर आती। ढाबे के अंदर कदम रखते ही समीर ठिठक गया। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर रेडियो पर कोई पुराना उदास सा गाना बज रहा था। लकड़ी की मेजें पुरानी थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। हैरानी की बात यह थी कि एक कोने की मेज पर गर्मा गर्म चाय का प्याला रखा था, जिससे धुआं उठ रहा था। कोई है? समीर ने दबी आवाज में पूछा। बैठिए समीर बाबू, आपका ही इंतजार था। एक भारी और खुरदरी आवाज पीछे से आई। समीर ने झटके से मुड़कर देखा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से भरी थीं, लेकिन वह सीधे समीर की आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो किसी नक्शे की तरह उलझी हुई लग रही थीं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? समीर ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने एक मैला सा रजिस्टर मेज पर रखा। यहां आने वाले हर मुसाफिर का नाम पहले से ही इस पन्ने पर दर्ज हो जाता है। यह रास्ता खुद चुनता है कि किसे यहां रुकना है। समीर ने रजिस्टर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसका दम घुटने लगा। उस रजिस्टर में पिछले कई सालों की तारीखें थीं और हर तारीख के आगे एक नाम लिखा था। जैसे ही उसने आज की तारीख देखी, वहां उसका नाम लिखा था, समीर खन्ना। आगमन 2:45 AM। प्रस्थान कभी नहीं। समीर के हाथ से रजिस्टर छूटकर गिर गया। उसकी नजर ढाबे की दीवारों पर गई। वहां दर्जनों लापता लोगों के पोस्टर लगे थे। उसने गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वे पोस्टर पुराने नहीं थे। उन तस्वीरों में जो लोग थे, वे वही थे जिनके नाम उसने अभी रजिस्टर में पढ़े थे। तभी उसकी नजर सबसे ताजा पोस्टर पर पड़ी। वह तस्वीर अभी अभी छपी हुई लग रही थी। तस्वीर में समीर खुद था, वही कपड़े पहने जो उसने अभी पहन रखे थे। पोस्टर के नीचे लिखा था, इस मोड़ पर खो गया। चाय ठंडी हो रही है समीर। बूढ़े ने काउंटर के नीचे से एक तेज धार वाला चाकू निकालते हुए कहा। सफर लंबा है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। जमीन के नीचे बहुत जगह खाली है। समीर पीछे हटा और चिल्लाते हुए ढाबे से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे अपनी कार कहीं नजर नहीं आई। सड़क गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ वही घना जंगल और वह औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अब बिल्कुल साफ था। उसका चेहरा समीर की मां जैसा था, जो 5 साल पहले एक कार हादसे में चल बसी थी। उसने अपना हाथ समीर की ओर फैलाया और रोते हुए कहा, बेटा, तू इतनी जल्दी यहां क्यों आ गया? समीर अब वास्तविकता और भ्रम के बीच फंस गया है। क्या वह सच में मर चुका है या ये जंगल उसे पागल बना रहा है? अगले अध्याय में समीर को उस लूप को तोड़ने का एक रास्ता मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। समीर के पैरों के नीचे की जमीन जैसे दलदल बन गई थी। सामने खड़ी आकृति उसकी मां जैसी दिख रही थी, लेकिन समीर का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि यह कोई छलावा है। उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तरल बह रहा था। बेटा, इधर आ, बहुत ठंड है यहां। वह आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज में वो ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कशिश थी जो समीर की आत्मा को खींच रही थी। समीर 2 कदम पीछे हटा। नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां मर चुकी हैं। जैसे ही उसने यह कहा, उस आकृति का चेहरा भयानक तरीके से बिगड़ने लगा। उसकी खाल लटक गई और आवाज एक साथ कई लोगों के चिल्लाने जैसी हो गई। समीर मुड़ा और बिना पीछे देखे
उस घने जंगल की ओर भागा। वह झाड़ियों से टकराया, कांटों ने उसकी खाल छील दी, लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया। दौड़ते दौड़ते समीर अचानक एक साफ जगह पर पहुंचा। वहां बीच सड़क पर, जो पता नहीं कहां से फिर प्रकट हो गई थी, एक सफेद और पीला मील का पत्थर खड़ा था। समीर ने हांफते हुए उस पर लिखी दूरी देखनी चाहिए। उस पर लिखा था नरक, 0 किलोमीटर। समीर की चीख निकल गई। उसने पत्थर को ठोकर मारी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि पत्थर के पीछे कोई खड़ा है, एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे पत्थर के ऊपर से झुककर उसे देख रही थी। यह वही साया था जो कार की पिछली सीट पर बैठा था। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुइयां पागलों की तरह पीछे की ओर घूम रही थीं। 2:45, 2:30, 2:15, 1 बजे। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ जगह का लूप नहीं है, यह समय का भी लूप है। वह उस एक्सीडेंट के समय की ओर वापस जा रहा था जिसे उसने रेडियो पर सुना था। अगर घड़ी 12 बजे पर पहुंच गई तो शायद मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसे दूर से अपनी कार की हेडलाइट्स की रोशनी आती दिखी। मेरी कार! वह उम्मीद में सड़क की तरफ भागा। कार उसकी तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। समीर ने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार पास आई, उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं बल्कि वह खुद बैठा था। कार में बैठा समीर बदहवास था और पीछे की सीट पर वही परछाई बैठी थी। रुको, रुक जाओ! समीर चिल्लाया, पर कार उसे टक्कर मारते हुए निकल गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। वह कार उसके शरीर के आर पार ऐसे निकल गई जैसे समीर कोई भूत हो। सड़क के किनारे अब धीरे धीरे और भी लोग जमा होने लगे थे। वे सब वही लोग थे जिनके पोस्टर उसने ढाबे पर देखे थे। कोई अपनी टूटी हुई गर्दन पकड़े था, किसी के हाथ गायब थे। वे सब एक कतार में चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर। उस भीड़ में उसे वही बूढ़ा ढाबे वाला दिखा। उसने समीर की तरफ देखकर हाथ हिलाया। समीर बाबू, अपना बोझ उतार दीजिए। यहां जिंदा रहने की कोशिश बहुत थका देने वाली है। मुझे वापस जाना है, मुझे इस रास्ते से बाहर निकलना है, समीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी समीर के फोन में एक वाइब्रेशन हुआ। सिग्नल नहीं थे, फिर भी एक मैसेज आया था। यह उसकी पत्नी अंजलि का मैसेज था। समीर, जहां भी हो रुकना मत, लाइट की तरफ मत जाना, अंधेरे को गले लगाओ। अंधेरे को गले लगाओ, इसका क्या मतलब था? समीर ने चारों तरफ देखा। एक तरफ ढाबे की लाल लालटेन जल रही थी और दूसरी तरफ दूर सड़क पर उसकी कार की हेडलाइट्स चमक रही थी। लेकिन सड़क से हटकर जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां जरा भी रोशनी नहीं थी, वहां उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। समीर ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस घने काले अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। पीछे से ढाबे वाले और उस औरत की डरावनी चीखें तेज हो गईं। वापस आओ समीर, तुम वहां नहीं जा सकते। अंधेरे में कदम रखते ही समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फीले पानी के कुंड में गिर गया हो। रोशनी के पीछे छूटते ही वह डरावना शोर, वो चीखें, वो ढाबे वाले की कर्कश आवाज, सब एक पल में शांत हो गई। अब वहां सिर्फ एक भारी गूंजता हुआ सन्नाटा था। समीर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यह वह अंधेरा नहीं था जिसे हम रात में देखते हैं। यह शून्यता थी। उसे अपनी ही देह का एहसास खत्म होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह चल नहीं रहा, बल्कि किसी काले तरल पदार्थ में तैर रहा है। अचानक उस अंधेरे में छोटी छोटी खिड़कियां खुलने लगीं। ये खिड़कियां नहीं, बल्कि उसकी यादें थीं। उसने देखा वह अंजलि से झगड़ रहा था। उसने देखा वह ऑफिस के काम के तनाव में अपनी मां का फोन काट रहा था। और फिर उसने वह देखा जिसे उसका दिमाग भूलने की कोशिश कर रहा था। उस रात जब उसने शॉर्टकट लिया था, वह अकेला नहीं था। उसकी पिछली सीट पर एक बैग था जिसमें ऑफिस के कुछ गैर कानूनी दस्तावेज थे जिन्हें वह ठिकाने लगाने जा रहा था। लालच और डर ने उसे उस रास्ते पर धकेला था जिसे शापित कहा जाता था। समीर, तुमने अंधेरे को चुना, इसलिए अंधेरा तुम्हें अपना सच दिखा रहा है, एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पत्थरों के आपस में घिसने से पैदा हो रही हो। समीर के सामने एक आकृति उभरी। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि परछाइयों से बना एक विशालकाय ढांचा था। उसके चेहरे की जगह एक धुंधली घड़ी थी, जिसकी सुइयां
उलटी दिशा में भाग रही थीं। तुम कौन हो? समीर ने चिल्लाकर पूछा, हालांकि उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं इस सड़क का चौकीदार हूं। यहां लोग मरकर नहीं आते समीर, यहां वो लोग आते हैं जो अपनी जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं। तुम उस मोड़ पर मरे नहीं थे, तुम बस रुक गए थे। उस आकृति ने अपना हाथ हवा में लहराया। समीर के सामने दो रास्ते बन गए। पहला रास्ता, वही जगमगाती हुई हाईवे की लाइटें जहां उसकी कार और वो ढाबा था। वहां जाना मतलब उस अंतहीन लूप में फिर से फंस जाना। दूसरा रास्ता, एक संकरी पथरीली पगडंडी जो बिल्कुल सूनी थी, जिस पर चलते हुए कोई गारंटी नहीं थी कि वह कहां पहुंचेगा। चौकीदार ने कहा, लाइट की तरफ जाओगे तो वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। झूठ। अंधेरे में रहोगे तो शायद उस सच तक पहुंच जाओ जो तुम्हें रिहा कर दे। समीर की जेब में फोन फिर से थरथराया। इस बार मैसेज नहीं, कॉल थी। उसने स्क्रीन देखी, अंजलि। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो अंजलि। समीर, तुम कहां हो? डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत स्थिर है, लेकिन तुम होश में नहीं आ रहे हो। समीर, वापस आ जाओ प्लीज। समीर को झटका लगा। डॉक्टर, हालत स्थिर? क्या वह अस्पताल में था? क्या यह पूरा सफर उसके कोमा में चल रहा एक दिमागी खेल था? तभी उसे एहसास हुआ कि फोन की आवाज अंजलि की जरूर थी, लेकिन फोन के बैकग्राउंड में वही की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से अस्पताल के फर्श पर चल रहा हो। समीर, लाइट की तरफ देखो, वहीं से तुम बाहर आओगे। अंजलि की आवाज अब चीख में बदल गई थी। समीर ने उस हाईवे की रोशनी की तरफ देखा। वह चमक अब और भी लुभावनी लग रही थी। वह उस तरफ भागने ही वाला था कि उसे याद आया, अंजलि के पहले मैसेज में लिखा था, लाइट की तरफ मत जाना। तो फिर फोन पर कौन बोल रहा था? समीर ने गौर से रोशनी की तरफ देखा। उस रोशनी के बीच में वही पुरानी लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, और इस बार उसके हाथ में अंजलि का फोन था। वह औरत समीर को देखकर मुस्कुराई और उसके दांत लोहे की कीलों जैसे नुकीले थे। समीर ने उस संकरी और पथरीली पगडंडी पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उसके जूते की आहट उस जमीन पर हुई, पीछे का पूरा मंजर, वह हाईवे, वह रोशनी और वह डरावनी औरत धुएं की तरह उड़ गए। अब वह पूरी तरह से अकेला था, लेकिन यह अकेलापन और भी भयानक था। पगडंडी के दोनों ओर अब जंगल नहीं था। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी और समीर को एहसास हुआ कि वह एक बंद गलियारे में चल रहा है। दीवारें पुरानी और सीलन भरी थीं, और उन पर वही कागज चिपके थे जो पुराने सरकारी दफ्तरों या अस्पतालों में होते हैं। समीर को अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये एक छोटी साइकिल की घंटी की आवाज थी। समीर के कदम रुक गए। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। यह आवाज उसे 25 साल पीछे ले गई। आर्यन। समीर के मुंह से धीरे से एक नाम निकला। आर्यन, उसका छोटा भाई। वह हादसा जिसे समीर ने अपने दिमाग की सबसे गहरी कोठरी में बंद कर दिया था, आज इस रात के सफर में बाहर आ गया था। उस दिन भी रात ऐसी ही थी और समीर गाड़ी चला रहा था। अपनी नई साइकिल पर बैठा आर्यन उसके पीछे था। समीर की एक लापरवाही, एक तेज मोड़, और आर्यन हमेशा के लिए खामोश हो गया था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। समीर जैसे जैसे पास गया, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसकी पीठ समीर की तरफ थी। वह एक टूटी हुई साइकिल के पहिए को घुमा रहा था। आर्यन, बेटा, समीर ने सिसकते हुए कहा। बच्चा धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह सिर्फ एक सपाट मांस का लोथड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? समीर पीछे गिर पड़ा। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह एक एक्सीडेंट था। झूठ! कमरे की दीवारें चीखने लगी। तुम डर गए थे, तुम पुलिस के डर से भाग गए थे। तुमने उसे वहीं तड़पते छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी इमेज खराब ना हो। समीर को याद आया, वह एक्सीडेंट के बाद रुका नहीं था। उसने आर्यन की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया था और घर आकर कह दिया था कि वह कहीं खो गया है। पुलिस ने उसे कभी नहीं ढूंढा, लेकिन इस सड़क ने उसे ढूंढ लिया था। अचानक वह छोटा बच्चा खड़ा हो गया। वह बड़ा होने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में वह वही साया बन गया जो कार की पिछली सीट पर बैठा था। यह पूरा सफर तुम्हारी सजा है समीर,
साय ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, यह हाईवे तुम्हारी यादों का कब्रिस्तान है। वह लाल साड़ी वाली औरत तुम्हारी मां नहीं थी, वह न्याय थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी, लेकिन तुम तो भागने के आदी हो। तभी कमरे की एक दीवार कांच की बन गई। समीर ने उस पार देखा, वही हाईवे था। वहां उसकी काली एसयूवी के परखच्चे उड़े हुए थे। सड़क पर एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही थीं। समीर ने देखा कि डॉक्टर एक स्ट्रेचर को ढक रहे थे। उसने गौर से देखा, स्ट्रेचर पर जो शव था उसने वही घड़ी पहनी थी जो समीर की कलाई पर थी। नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, समीर चिल्लाया और उसने कांच पर अपने हाथ मारे। परछाई उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम तब मरे थे जब तुमने अपने भाई को अकेला छोड़ा था। आज तो बस औपचारिकता पूरी हुई है, अब चलो हमारे साथ। कांच के टूटने की गूंज इतनी तेज थी कि समीर ने अपने कान बंद कर लिए। जैसे ही वह दीवार बिखरी, कमरे की सीलन भरी दीवारें और वह डरावना बच्चा गायब हो गए। समीर अब एक ऐसी जगह खड़ा था जहां न जमीन थी न आसमान, सिर्फ धुंध थी, सफेद, ठंडी और भारी धुंध। समीर को महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा फोन अब बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। उसने उसे बाहर निकाला। फोन की स्क्रीन अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उस पर एक धुंधली छवि उभर रही थी। यह उसकी अपनी जिंदगी का स्कोर कार्ड जैसा था। तुम भाग नहीं सकते समीर, वह आवाज फिर गूंजी। चौकीदार अब उसके सामने खड़ा था। उसकी घड़ी वाली शक्ल अब एक आईने में बदल गई थी। समीर ने उस आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि वे सारे लोग दिखाई दिए जिन्हें उसने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए पीछे छोड़ दिया था। यह रास्ता तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं है, चौकीदार ने कहा। यह रास्ता तुम्हें खुद तक वापस लाने के लिए है। जो तुमने किया उसका हिसाब यहीं होगा। अचानक धुंध के बीच से 3 आकृतियां बाहर निकली। पहली आकृति उसकी मां, जिनकी आंखों में अब काला तरल नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। दूसरी आकृति छोटा आर्यन अपनी टूटी हुई साइकिल पकड़े हुए। तीसरी आकृति अंजलि, जो रो रही थी, लेकिन वह यहां नहीं बल्कि अस्पताल के किसी वेटिंग रूम में बैठी थी। तुम्हें एक चुनाव करना होगा, चौकीदार की आवाज भारी हो गई। अस्पताल में तुम्हारा शरीर आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें यहां को छोड़ना होगा। मैं क्या छोड़ूं? मेरे पास अब बचा ही क्या है? समीर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी यादें, वह अहंकार कि तुम बच निकले थे। तुम्हें वह सच दुनिया को बताना होगा जो तुमने 25 साल से छुपाया है। अगर तुम बच गए तो तुम्हें जेल जाना होगा। क्या तुम आजादी के बदले सलाखें चुनोगे? समीर ने अंजलि की तरफ देखा। वह टूट चुकी थी। फिर उसने आर्यन को देखा। नन्हे आर्यन ने अपनी नन्ही उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। वह दिशा वही घना अंधेरा था जहां कोई रोशनी नहीं थी। समीर समझ गया, उसे उस लाइट की तरफ नहीं जाना था जहां उसे सब ठीक होने का भ्रम मिले। उसे उस अंधेरे में जाना था जहां उसका सच दफन था। मैं तैयार हूं, समीर ने मजबूती से कहा। मुझे दुनिया को बताना है कि आर्यन के साथ उस रात क्या हुआ था। मुझे अपनी मां से माफी मांगनी है, भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही समीर ने यह स्वीकार किया, उसके चारों तरफ का वातावरण फटने लगा। उसे महसूस हुआ कि हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हैं। उसे बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ कि गूंज। अचानक उसे अस्पताल की मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आया था। वह देख सकता था कि उसके बेड के पास डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर, पल्स वापस आ रही है, मिरेकल, एक नर्स चिल्लाई। लेकिन समीर के लिए डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर के पीछे कमरे के कोने में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और मुस्कुराई। उसने इशारा किया कि समीर वापस तो आ गया है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर ने अपनी आंखें खोली। सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे उसकी आंखों में सुइयां चुभ रही हों। चारों तरफ मशीनों के करने की आवाज गूंज रही थी। उसे अपनी छाती पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। समीर, समीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अंजलि की आवाज धुंधली सी सुनाई दी। समीर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। अंजलि की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अंजलि, समीर की आवाज किसी फटे हुए कागज जैसी निकली। उसका गला सूखा हुआ था। शुक्र है भगवान का। डॉक्टर, डॉक्टर,
देखिए, इसे होश आ गया है, अंजलि चिल्लाई। डॉक्टर अंदर आए और समीर की आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली। मिस्टर समीर, आप एक बहुत बड़े चमत्कार के गवाह हैं। आपकी पल्स लगभग गायब हो गई थी। आप उस हाईवे के किनारे अपनी कार में मृत अवस्था में पाए गए थे, लेकिन एम्बुलेंस में अचानक आपके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। समीर ने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर के पीछे खड़ी उस नर्स पर गया। वह नर्स ट्रे लेकर खड़ी थी, लेकिन उसके चलने की आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी उस हाईवे पर गीले पैरों की आती थी। समीर की धड़कनें फिर से तेज होने लगी। मॉनिटर पर बीप की रफ्तार बढ़ गई। समीर, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित हो, अंजलि ने उसे दिलासा दिया। लेकिन समीर कैसे शांत होता? उसने देखा कि उस नर्स की नेम प्लेट पर कोई नाम नहीं था, और जैसे ही वह नर्स मुड़ी, समीर ने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे वही काले हाथ का छापा था जो उसने अपनी कार की खिड़की पर देखा था। रात हुई। अस्पताल का वार्ड शांत हो गया। अंजलि बगल वाली कुर्सी पर सो गई थी। समीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे वह चौकीदार और उसका वादा याद आ रहा था। सच बताना होगा। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रुक गईं। वार्ड के कोने में रखे सोफे पर कोई बैठा था। समीर ने ध्यान से देखा। वह वही बूढ़ा आदमी था जो अंतिम पड़ाव ढाबे पर मिला था। उसने वही मैला सा रजिस्टर अपने हाथ में ले रखा था। समीर बाबू, वादा भूल गए क्या? यहाँ की हवा ताजा लग रही है ना? लेकिन याद रहे, ये उधार की जिंदगी है। बूढ़े ने बिना होंठ हिलाए कहा। मैं कल सब बता दूंगा, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। कल कभी नहीं आता समीर, सच अभी बाहर आना चाहिए। देखो बाहर कौन आया है। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ देखा। अस्पताल की चौथी मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में तैरता हुआ छोटा आर्यन खड़ा था। उसकी शक्ल अब साफ थी, लेकिन उसकी आंखें धुंध से भरी थीं। उसने अपनी नन्ही उंगली से नीचे की ओर इशारा किया। समीर ने नीचे देखा। अस्पताल के बगीचे में वही काली एसयूवी खड़ी थी जो हाईवे पर चकनाचूर हो गई थी। वह कार यहां कैसे आ सकती थी? और कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था जो ऊपर समीर को ही देख रहा था। समीर ने अंजलि को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे बिस्तर से चिपक गया था। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले में लगी ऑक्सीजन नली धीरे धीरे कसने लगी है। उसे कोई खींच रहा था। वह नली उसे बेड से नीचे की ओर खींच रही थी। समीर, सच बोलो। कमरे की दीवारों से हजारों आवाजें एक साथ आने लगी। समीर का दम घुटने लगा। उसने अंजलि की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वही लाल साड़ी वाली औरत अंदर आई। वह अब डरावनी नहीं लग रही थी, वह रो रही थी। वह समीर के बेड के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उस औरत ने कहा। वह साया तुम्हारा गुनाह है। वह तुम्हें वापस ले जाने आया है। समीर ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। मैंने आर्यन को मारा, वह मेरी गलती थी। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की लाइटें पूरी रोशनी के साथ जल उठी। ऑक्सीजन नली का खिंचाव खत्म हो गया। वह बूढ़ा और वह औरत गायब हो गए। अंजलि हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ समीर? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने क्या कहा? समीर जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत भयानक। समीर ने अंजलि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके पोरों का रंग सफेद पड़ गया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक अब किसी के हथौड़े मारने जैसी लग रही थी। समीर ने अपनी आंखें बंद की और वह सब उगल दिया जिसे उसने 25 सालों तक अपने सीने में दफन रखा था। समीर ने कांपते शब्दों में बताया कि कैसे उस रात उसने लापरवाही में गाड़ी चलाई थी, कैसे नन्हा आर्यन उसकी कार के नीचे आ गया था और कैसे पकड़े जाने के डर से उसने अपने ही भाई के मासूम शरीर को हाईवे के पास की झाड़ियों और दलदल में धकेल दिया था। जब समीर ने बात खत्म की तो उसने उम्मीद की थी कि अंजलि शायद उसे सांत्वना देगी या कम से कम कुछ कहेगी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने अंजलि की आंखों में वह देखा जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। तुम एक कातिल हो। अंजलि ने अपना हाथ उसके हाथ से छोड़ा लिया। वह बेड से पीछे हट गई। तुमने इतने सालों तक मुझसे यह छुपाया। हम रोज आर्यन की तस्वीर पर दिया जलाते थे और तुम जानते थे कि वह कहां है।
अंजलि, मैं डर गया था, मैं छोटा था, समीर गिड़गिड़ाया। डर इंसान से गलतियां कराता है समीर, लेकिन वह तुम्हें राक्षस बना गया। अंजलि की आवाज ठंडी थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अब कभी उस नजर से देख पाऊंगी या नहीं। जैसे ही अंजलि ने राक्षस शब्द कहा, कमरे की लाइटें एक बार फिर भयंकर तरीके से टिमटिमाने लगी। अंजलि के पीछे की दीवार का पेंट पपड़ी बनकर गिरने लगा। समीर की आंखों के सामने अस्पताल का सफेद कमरा धीरे धीरे उसी डरावने ढाबे के मलबे में बदलने लगा। नहीं, फिर से नहीं, समीर चिल्लाया। उसने देखा कि अंजलि की शक्ल धुंधली हो रही थी। वह नर्स जो कोने में खड़ी थी अब पूरी तरह से एक काली परछाई में बदल चुकी थी। उसकी उंगलियां अब लंबी होकर छत तक पहुंच रही थीं। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके पीछे वही बूढ़ा ढाबे वाला खड़ा था, जिसने अब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वही सफेद और बेजान थीं। समीर खन्ना, आपने अभी जो बयान दिया वह रिकॉर्ड हो चुका है, एक ऑफिसर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। यह पुलिस नहीं है अंजलि, देखो इन्हें, समीर चिल्लाया। लेकिन अंजलि को कुछ नहीं दिख रहा था। वह बस सुन्न खड़ी समीर को देख रही थी। उसके लिए ये सामान्य पुलिस वाले थे, लेकिन समीर के लिए ये यमदूत थे। ऑफिसर ने समीर की कलाई में हथकड़ी लगाई। जैसे ही लोहे का ठंडा एहसास उसकी खाल से टकराया, समीर को एक बिजली का झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अस्पताल के बेड पर नहीं, बल्कि उसी हाईवे की सड़क पर लेटा हुआ है। उसके चारों तरफ एम्बुलेंस की लाइटें नहीं, बल्कि उन रूहों की मशालें थीं जो उस हाईवे पर भटक रही थीं। तुमने सच तो बोल दिया समीर, बूढ़े ऑफिसर ढाबे वाले ने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन तुमने यह अपनी जान बचाने के लिए बोला, पछतावे के लिए नहीं। इस रास्ते पर माफी नहीं, सिर्फ हिसाब होता है। समीर को घसीट कर ले जाया जाने लगा। गलियारा लंबा होता गया। अस्पताल की गंध अब फिर से सड़ी हुई मिट्टी की गंध में बदल गई थी। अचानक उसे सामने वही काली एसयूवी खड़ी दिखी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। सफर पूरा करना होगा समीर, तुमने बीच में गाड़ी रोकी थी, जो कानूनन जुर्म है। साय ने उसे धक्का देकर कार के अंदर डाल दिया। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। अंजलि अस्पताल के वार्ड में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे खड़ी उसे विदा कर रही थी, और उसके हाथ में वही मिसिंग वाला पोस्टर था जिस पर समीर की फोटो थी। समीर अब वापस अपनी काली एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन इस बार उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपके हुए थे, जैसे वे कार का ही हिस्सा हों। बगल वाली सीट पर कोई नहीं था, पर कार का तापमान इतना कम था कि समीर की पलकों पर बर्फ जमने लगी थी। समीर ने सामने देखा। हाईवे अब डामर का नहीं, बल्कि हड्डियों और राख का बना हुआ लग रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी अब सफेद नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग की थी। जीपीएस की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज समीर की अपनी थी। मंजिल करीब है, बस एक आखिरी फैसला। सड़क के ठीक बीचों बीच एक विशाल दरवाजा उभर आया। यह पत्थर का बना था और उस पर हजारों चेहरे खुदे हुए थे जो दर्द से कराह रहे थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सत्य का द्वार। अचानक कार की पिछली सीट से वही साया उभर कर सामने आया। उसने समीर के गले पर अपना ठंडा हाथ रखा। समीर, तुमने सच तो कहा, लेकिन दुनिया के सामने, खुद के सामने अभी भी तुम भाग रहे हो। क्या तुम सच में पछता रहे हो, या तुम सिर्फ उस अस्पताल के बेड पर वापस जाने के लिए यह नाटक कर रहे हो? समीर की कार उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अचानक कार गायब हो गई। समीर अब एक खाली मैदान में खड़ा था। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उसका छोटा भाई आर्यन, उसकी माँ और वह औरत जो असल में उसकी अंतरात्मा का प्रतिबिंब थी। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। भाई, क्या तुम मेरे साथ आओगे, वहां जहां डर नहीं है, जहां भागना नहीं पड़ता? समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसे अपनी जिंदगी की चमक धमक, पैसा और अंजलि दिखाई दे रही थी, और दूसरी तरफ आर्यन का छोटा सा मासूम हाथ था। समीर को समझ आ गया, उसे अस्पताल वापस नहीं जाना था। वह जिंदगी जो उसने झूठ की बुनियाद पर खड़ी की थी, वह एक जेल से कम नहीं थी। मुझे माफ कर दो आर्यन, समीर फूट फूट कर रोने लगा। मैं भागते भागते थक गया हूं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। समीर ने आर्यन का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसके शरीर का भारीपन खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह हल्का होकर हवा में उठ रहा है। हाईवे, वह डरावना ढाबा, वह काली कार, सब कुछ कांच की तरह टूटकर बिखरने लगा। अस्पताल के कमरे में
सुबह के ठीक 4 बजे मॉनिटर पर एक लंबी रेखा खींच गई। डॉक्टरों ने दौड़कर सीपीआर दिया, बिजली के झटके दिए, लेकिन समीर के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने पिछले 25 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। अंजलि कमरे के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में समीर का वह कबूलनामा था जो उसने नर्स के आने से पहले एक कागज पर लिख दिया था। महीनों बाद उस हाईवे के उस खास मोड़ पर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पर समीर और आर्यन दोनों के नाम लिखे थे। लोग कहते हैं कि अब वहां वह लूप खत्म हो गया है। वह डरावनी औरत अब किसी को नहीं दिखती, लेकिन जो लोग आज भी अपने दिल में कोई गहरा राज लेकर उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें आज भी रेडियो पर कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम तैयार हो? क्या समीर वाकई उस लूप से बाहर निकल पाया, या वो आज भी उसी हाईवे पर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही और रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि अगली कहानी की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच के रहिएगा, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।